जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे बढ़िया होंगे, बेहतरीन, गजब, शानदार, ज़बरदस्त होंगे। और दोस्त हम प्रैक्टिस सेट 15 पर पहुंच चुके हैं। कोई भी जर्नी जब शुरू होती है साथ ही हमारे पास एक अच्छा, एक ज़बरदस्त हौसला होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम उस हौसले को मतलब बनाए रखते हैं या नहीं बनाए रखते हैं। अगर आप उसको सस्टेन रख पाए तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। और आप देखते हैं कि आप उसी चीज़ को सस्टेन बनाते हुए आप 15वें प्रैक्टिस सेट पर पहुंच चुके हैं। और धीरे धीरे ये जर्नी ख़त्म हो जाएगी। और उम्मीद करूंगा आप इसमें पूरा दम लगाए रखे होंगे, अपनी तरफ से भी आप सारे एफर्ट जो बनते होंगे वो लगाते होंगे। बनाएंगे जी। रानीकोर उत्सव कहाँ मनाया जाता है, पिछले प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन हैं। तो क्या बोलेंगे? रानीकोर 5 आउट ऑफ 5 की तलाश में हम मेघालय में मनाया जाता है। ठीक है, रानी को मैंने घायल कर दिया। स्टेचू ऑफ नॉलेज कहाँ पर है? ये है लातूर में। क्या बोलोगे? लातूर, जो कि महाराष्ट्र में है। किसके लिए? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के लिए समर्पित है। रिडल्स इन हिंदुइज्म, ये किसकी बुक है? ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की बुक है। ओके। राज्यपाल के अध्यादेश संविधान के किस अनुच्छेद में है? किस अनुच्छेद में है? तो क्या बोलेंगे? ये आपका आर्टिकल 161 में है। किस में है? आर्टिकल 161 में है। ओके। और प्रोजेक्ट डॉल्फिन कब शुरू हुआ था? 2021 में शुरू हुआ था, 2021 में शुरू हुआ था प्रोजेक्ट डॉल्फिन। एक बार स्कोर बताएं शुभम भाई, स्कोर दिखाओगे आप सारे लोगों का? कितना स्कोर आया है? अंकित यादव जी 5 स्कोर है, सोहन गोस्वामी 4 है, आपका राठौड़ 5 है, के सेंगर 4 है, अतुल भाई का 5 स्कोर है, नॉन स्टॉप गेमर्स 2 है। तुम गेम ज़्यादा खेलते होगे, 2 का क्या मतलब है यार स्कोर का? झूठ नहीं बोलना है। महेश 4 स्कोर है भाई, एम बैक 5 स्कोर है, बहुत बढ़िया। सुल्तानपुर के सुल्तान 5 स्कोर है। चलें बॉस, आगे की तरफ एक बार थम्स अप कर दीजिए जी भैया। शुरू करेंगे और ध्यान से हम आंसर देंगे, और नहीं पता होगा तो नोट डाउन करेंगे। देखो, चैत्रौल और फुलेच निम्न में से किस राज्य के त्योहार हैं? ये कहाँ के फेस्टिवल हैं? चैत्रौल और आपका फुलेच, तो आप कहेंगे ये दोनों के दोनों भैया कहाँ के? हिमाचल प्रदेश के हैं। एक एक फेस्टिवल बताओ। हिमाचल प्रदेश का हल्दा है। हिमाचल आंचल के क्या लग रही थी? हल्दी लग रही थी। हाँ भैया, दोनों सज रही थी। साजो फेस्टिवल वहीं का है। दोनों नल पर वारी वारी से जाती थी। हाँ जी, चैट करती थी दोनों, नहीं करती थी? बोलो भैया। हाँ बिल्कुल वहीं का। गोची के कपड़े पहन रखे थे, गुची जिसको कहते, गोची। इनकी मम्मी का नाम बताओ जरा, क्या है? रेणुका है, रेणुका। ये सब याद कराए थे मैंने आपको। मिंजर, मिंजर कहाँ का? यहीं का है। लावी, लावी लिवाइस से याद रख लेना, उसके कपड़े पहनती हैं। हाँ, लोग क्या कहेंगे इस बात की चिंता नहीं करती हैं। हाँ लोग, ठीक है। खेपा याद रख लेना, खेपा फेस्टिवल है। और एक आपका क्या बोलोगे? टुन रिगरी फेस्टिवल कहाँ का है? वो भी हिमाचल प्रदेश का है। इसमें हालोक को बहुत पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश में कौन सा है जो आपका स्टोन स्पोर्ट है, यानी कि पत्थर का खेल है। क्या बोलोगे? पत्थर का खेल है, पत्थर का खेल है। जैसे चैत्रौल चित्रों का त्योहार है, और फलोच किसका त्योहार है? वो फूलों का त्योहार है। किसका है? वो फूलों का त्योहार है, फूलों का त्योहार है। बोलेंगे भैया? बोलेंगे जी फटाफट से। भैया एक बार राज्यपाल का अध्यादेश देख लीजिए, आपने गलत लिख दिया। क्या हो गया? देख लेते हैं एक बार और। राज्यपाल का अध्यादेश निम्नलिखित, सॉरी, आर्टिकल, राज्यपाल का अध्यादेश 161 में तो क्षमादान है ना, उसका क्या है? पार्डन पावर्स हैं। अध्यादेश ऑर्डिनेंस जो है वो उसका 123 में तो राष्ट्रपति का, और ये राज्यपाल का 213 में है। कहाँ पर है? 213 में। एक बार थम्स अप करके बताओ, एक बार थम्स अप करके बताओ भैया, हम इसको ठीक कर चुके हैं। एक बार थम्स अप करेंगे, हमने उसको क्षमादान पता नहीं कैसे इमेज कर लिया। कर लेंगे भैया, कर लिया। ओके ओके ओके, फिर ठीक है, बोलेंगे आगे। तो क्या बोलेंगे? गुजरात के कुछ फेस्टिवल हमको आप बताओ। गुजरात में एक तो साथी उत्तरायण मनता है, उत्तरायण। जब नॉर्थ इंडिया में क्या मनता है? 14 जनवरी को मकर संक्रांति मनता है। इंटरनेशनल पतंग मेला कहाँ पर लगता है? जो काइट फेस्टिवल है वो कहाँ का है? वो गुजरात का ही है, काइट फेस्टिवल। ठीक है। सामलाजी कहाँ पर है? सामलाजी एक साथी यहाँ पर आपका सामलाजी, सामलाजी हो गया गुजरात का। एक मनता है यहाँ पे चित्र विचित्र मेला। कौन सा? चित्र विचित्र मेला। कहाँ पर? गुजर गई रात यूं चित्र विचित्र देखते हुए। वठुआ, बैठे बैठे, वठुआ से याद रख लेना, ये कहाँ का है? ये भी गुजरात का है। वथुआ भी होता है, वोठा भी होता है, बोठे बोठे ऐसे याद रख लो, बैठे या वोठा। बोठा नहीं होता, वोठा होता, वोठा। ओके। उत्तराखंड के हम आपको बता चुके दोस्त। हरियाणा के बताओ। हरियाणा के कौन बताएगा हमको फेस्टिवल्स? हरियाणा के, तो हरियाणा के बोलेंगे पिंजौर फेस्टिवल है।
पिंजौर हरियाणा के फरीदाबाद में लगता है आपका सूरजकुंड उत्सव। क्या बोलोगे? सूरजकुंड उत्सव लगता है आपका, सूरजकुंड उत्सव लगता है। और यहीं पर आपका साथी अगर बोले गुग्गा नामी लगता है, गुग्गा गुग्गा नामी फेस्टिवल लगता है। और हरतालिका फेस्टिवल, क्या बोलोगे? हरतालिका फेस्टिवल यहीं पर लगता है, हरतालिका। ओके, हरतालिका फेस्टिवल, हरतालिका। नेक्स्ट आगे आएंगे। अच्छा, मैं आपसे कुछ फेस्टिवल पूछ लूं, जैसे खुआंगे, चलो इस क्वेश्चन को बाद में करते हैं, पहले हम आपसे कुछ फेस्टिवल पूछ लेते हैं, कुछ फेस्टिवल राज्य के हिसाब से, ठीक है? जैसे हम आपसे पूछे बिहार का फेस्टिवल, हम मुझे आप बताओ, बिहार का कोई एक फेस्टिवल बताओ, तो आप क्या बोलोगे? बिहार का भैया मुझे सामा चाकेवा याद है, सामा चाकेवा फेस्टिवल कहाँ का है? वो आपका बिहार का है। जीतिया फेस्टिवल कहाँ का है? जीतिया वो भी साथी आपका बिहार का है। सोनपुर पशु मेला कहाँ पर लगता है? सोनपुर पशु मेला, तो आप कहेंगे बिहार में ही। मधुश्रावणी मेला कहाँ पर लगता है? मधुश्रावणी ये भी भैया बिहार का है। कहाँ का है? बिहार का है, बिहार का। अगर मैं आपसे पूछ लूँ, मुझे बताओ छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में बताओ, छत्तीसगढ़ में साथी क्या क्या याद है आपको? तो क्या बोलोगे? मंडई में लगता है, मंडई। हाँ भैया मंडई लगता है, मंडई लगता है। एक आपका, एक हरेली लगता है यहाँ पे छत्तीसगढ़ में, हाँ जी हरेली। एक मैं आपको बता देता हरेला फेस्टिवल, मैंने कहा जब कभी भी पूछो तो तुम बताओगे, तुमने प्रॉमिस किया था। जी भैया बताएंगे, बताओ जी फटाफट। पंडवानी डांस है दोस्त, पंडवानी मेला नहीं है, हरेला हो गया आपका। मुझे बताओ छत्तीसगढ़ का जो साथी आपका, छत्तीसगढ़ का जो, सॉरी, छत्तीसगढ़ का जो प्रयागराज है वो किसको कहा जाता है? छत्तीसगढ़ का प्रयागराज किसको कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ का प्रयागराज है आपका राजिम कुंभ। कौन सा? राजिम कुंभ होता, राजिम कुंभ होगा, राजिम कुंभ होगा, ठीक है। पोला फेस्टिवल कहाँ का है? वो भी छत्तीसगढ़ का है। भोजली फेस्टिवल कहाँ का है? भोजली फेस्टिवल तो वो भी आपका छत्तीसगढ़ का है। हम आपसे पूछेंगे गोवा के फेस्टिवल बताओ। सबसे ज़्यादा चांस है एसएससी पहले वेटेज पर रखता है गोवा, जैसे एसएससी का चेयरमैन गोवा घूम के ज़्यादा जाता हो। डॉन ड्रम, क्या बोलोगे? बॉन ड्रम है यहाँ पर, गाने वाने गाते रहते हैं गोवा में सब लोग, नहीं आप कहेंगे हाँ जी सिग्मो। गोवा में 3 किंग्स ज़्यादा जाते हैं, 3 किंग्स। क्या बोलोगे? 3 किंग्स, 3 किंग्स ज़्यादा जाते हैं। हमेशा 3 दोस्तों की कहानी होती है वैसे गोवा घूमने की। गोवा जब तुम घूमो तो सांझ को घूमना। कब? सांझ को, क्योंकि धूप ज़्यादा पड़ती है, गर्म रेत हो जाता है, गर्म रेत हो जाएगा तो तुम्हारी स्किन काली पड़ जाएगी। चिक्कल कालो, क्या बोलोगे? चिक्कल कैसा पड़ जाएगा तुम्हारा? कालो। यहीं पे साथी आपका कीचड़ उत्सव भी मनता है। क्या बनता है? कीचड़। अगर धूप में जाओगे तो सनबर्न हो जाएगी स्किन, सनबर्न। क्या बोलोगे? सनबर्न। और फतोरपा, क्या बोलोगे? फतोरपा। फिर तेर पे आगे की बात सुन लो। तोरपा क्या बोलेंगे? ये कहाँ का है? ये गोवा का है। कहाँ का है? गोवा का है। आगे आएंगे नेक्स्ट। हुआंग किस राज्य का एक पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र है? क्या बोलेंगे? संगीत वाद्य यंत्र है। बहुत बढ़िया जी, संगीत वाद्य यंत्र है। कहाँ का? खुआ। क्या खुआ? बोलेंगे भी फटाफट से, तो मिजोरम का है। क्या बोलेंगे? मिजोरम का। मजे आ गए, उसने कुछ ऐसा खुआ दिया, ऐसे सोच लो कुछ खिला दिया उसने। झारखंड का आता है आपका सिंगा, सिंगा, सिंगा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है आपका। पश्चिम बंगाल का बहुत इंपॉर्टेंट है दो तारा। क्या बोलोगे? दो तारा और श्री खोल, श्री खोल। क्या बोलेंगे? बंगले, बंगले में 2 तरह के आदमी रहते हैं, 2 तरह के। कोई कैसा रहेगा? सीधा, कोई आपका एकदम गंभीर रहेगा। आज शाम का बताओ गोना। आज शाम को गाने गाएंगे और क्या लगाएंगे? पैप, पेपा, पैप लगा के, ऐसे पाइप होता है ना जूस का, उसको लगा के गाने आज शाम। मुझे बताओ पैना कहाँ का है? पैना मैंने आपको याद कराया खूब। पैनी क्या होती है? पैनी, शार्प पैने बोलते हैं किसको? और मणि भी कैसी होती है? डायमंड भी पैना होता है, नहीं होता? हाँ जी भैया, वो भी शार्प एज वाला होता है। करताल बताओ कहाँ पर है? करताल, करताल कहाँ का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? राजस्थान का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, राजस्थान का। पोनु योक्सी बताओ। पोनु योक्सी को हमने याद किया था कि वो उसकी चौकसी रखती है। कौन? अरुण, अरुण की चौकसी रखती है कौन? आंचल, अरुणाचल होगा। एक तारा बताओ कहाँ का है? महाराष्ट्र में एक ही तारा है, छत्रपति शिवाजी महाराज। क्या बोलोगे? छत्रपति शिवाजी महाराज हैं। एक तारा महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र का, ठीक है। ओना विल्लू बताओ कहाँ का है? ओना विल्लू, ओना विल्लू, ओना विल्लू, ओना विल्लू कहाँ का है? तो ओना विल्लू केरल का है, और केरल में ही चलता है आपका इडक्का। क्या? इडक्का। तो ये कभी भी शादी डांस के साथ भी पूछे जाए तो आपको पता होना चाहिए।
और हम पूछे तंगमुरी कहाँ का है, बताओ तंगमुरी। तंगमुरी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कहाँ का है, तो वो है मेघालय का, मेघालय का। मशक कहाँ का है, मशक बताओ। मशक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कहाँ का है, तो मशक आप कहेंगे वो है उत्तराखंड में चलता है, यूपी में भी चलता है। उदुकई बताओ, उदुकई। उदुकई बहुत पूछा जाता है तमिलनाडु। और एक पूछा जाता है आपसे घुमोट, बहुत पूछा जाता है। और आपका सुसिरा बहुत पूछा जाता है। घुमोट कौन बताएगा, घुमोट। जो घुमोट बता दे वो कक्षा का किंग है। घुमोट, घूमने कहाँ जाते हैं सब, गोवा, क्या बोलोगे, गोवा। और सुसेरा कहाँ का है, सुसेरा, सुसरे ने सिक्के में कम पैसे दिए, क्या बोलोगे, सिक्किम का है। कहाँ का है, सिक्किम का, सिक्किम का है सुसेरा। कहाँ का है, सिक्किम का। गोवा, सारे लोगों का ठीक आंसर आया, लेकिन शुभम भाई अभी नहीं, अभी टॉपर घोषित नहीं कर सकते हैं, अभी उनको आने दो एक बार, ओके। क्या बोलेंगे, तेरी मिट्टी गीत निम्नलिखित में से किस फिल्म का है, तेरी मिट्टी गीत निम्नलिखित में से किस फिल्म का है। जय हो का, केसरी का है, सत्यमेव जयते या राजनीति का। आप कहोगे भैया ये केसरी मूवी का है तेरी मिट्टी। कौन है इसके लेखक बताओ, तेरी मिट्टी गीत को किसने लिखा है। इसके लेखक हैं मनोज मुंतशिर। कौन, मनोज मुंतशिर। और गाया किसने है, ये किसकी आवाज में सुना है आपने, तो इसके गायक आप मुझे बताएं। अगर मैं पूछूं इसके सिंगर कौन है, इसके गायक कौन है, तो आप बताओगे भैया वो प्रतीक बच्चन है। कौन, प्रतीक बच्चन। और प्रतीक बच्चन का ही क्या नाम है, बी प्राक। क्या बोलोगे, बी प्राक। ये प्रतीक बच्चन का ही नाम है, प्रतीक बच्चन का ही, ओके। अब हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ लें। जय हो, जय हो के लिए क्या बता रखा है मैंने। जय हो मुझे बताओ किस गीत, किस मूवी में है जय हो सॉन्ग। तो जय हो है स्लम डॉग मिलेनियर में, इसी के साथ ही ऑस्कर मिले हैं। और तन्वी शाह को जो 2010 में मिला था आपका, 2010 में ग्रैमी अवार्ड, वो भी जय हो के लिए ही मिला है, जय हो के लिए, ओके। एक हम आपसे पूछेंगे कि मुझे बताओ संदेश से आते हैं, ये गीत सुना है सबने, संदेश से आते हैं, तो ये किसका लेखन किसने किया है, संदेश से आते हैं किसने गाया है। तो याद रख लेना जो इसके लेखक हैं, लेखक का नाम है जावेद अख्तर। क्या नाम है, जावेद अख्तर। और साथ ही इसको गाया, इसके जो गायक है, गायक संदेश से आते हैं के जो गायक हैं वो है सोनू निगम। कौन, सोनू निगम इसके गायक हैं, सोनू निगम इसके गायक हैं। एक क्वेश्चन गाना हम आपसे पूछेंगे, माँ तुझे सलाम, बताओ जी फटाफट से। माँ तुझे सलाम ये किसका है, तो ये ए आर रहमान। क्या बोलोगे, ए आर रहमान, ए आर रहमान का है। एक आपसे हम पूछेंगे, मुझे बताओ नन्ना मुन्ना राही हूँ, नन्ना मुन्ना मुन्ना राही हूँ ये किसका है। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, क्या बोलोगे, शांति माथुर। बोलो मेरे संग जय हिंद। एक बताओ आगे, मेरे देश की धरती सोना उगले ये किसका है। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती सोना उगले, तो ये किसका, ये महेंद्र कपूर का है। किसका है, महेंद्र कपूर, महेंद्र कपूर। अरे बोला ना, बोलो मेरे साथ जय हिंद, बोलो। क्या बोलेंगे, मेरे देश की धरती सोना उगले ये किसका है, ये है भैया महेंद्र कपूर का। गुटापल्ली चैत्य बौद्ध गुफा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। बौद्ध गुफा या फिर गुफा, केव से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आंध्र प्रदेश की है गुंटापल्ले या बिहार की हैं, तो आप कहेंगे भैया ये आंध्र प्रदेश की है। आंध्र प्रदेश की गुफाओं में साथ ही एक नाम आता है बोर्रा गुफाओं का। बोर्रा केव्स कहाँ पर हैं, ये आपसे पूछ ले। गुट्टी कोंडा कहाँ पर है, गुट्टी कोंडा, तो गुटी कोंडा भी आंध्र प्रदेश की प्रसिद्ध आपका। या उदावल्ली पूछ ले, उदावल्ली कहाँ की गुफाएं हैं, तो आप कहोगे ये आंध्र प्रदेश की गुफाएं हैं, आंध्र प्रदेश की। बिहार की गुफा आप मुझे बता सकते हैं क्या, बिहार की कौन सी गुफाएं हैं, बताना जरा भैया, बिहार की कौन सी गुफाएं हैं। तो आप बोलोगे बिहार में एक तो बराबर की गुफाएं हैं भैया, बराबर। एक बिहार में नागार्जुन की गुफाएं हैं, कौन सी, नागा अर्जुन की गुफाएं हैं। और भी है बिहार में कोई सी, इतना याद रखो। महाराष्ट्र में अजंता की गुफाएं हैं, अजंता की गुफाएं। मुझे बताओ अजंता की गुफाएं जो हैं साथी वो यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज में कब शामिल हुई थी, बोलो भाई फटाफट से। अजंता की गुफाएं, तो अजंता की गुफाएं टोटल संख्या में अगर हम बोले तो वो हैं 29। और ये कहाँ पर हैं आपका अजंता की गुफाएं, ये हैं आपका संभाजी नगर में। संभाजी नगर जो औरंगाबाद का नया नाम कर दिया गया, 29 गुफाएं हैं। किस आपका अगर मैं पूछूं रिवर के किनारे हैं, तो वाघोरा रिवर के किनारे हैं। किस किनारे हैं, वाघोरा नदी के किनारे हैं, वाघोरा नदी के किनारे हैं, ओके।
अजंता की गुफाएं, क्या आंसर आया 1983, एकदम से ठीक है। यहीं पर हैं आपका साथी, अगर मैं पूछूं महाराष्ट्र में आपका एलोरा की गुफाएं। एलोरा की गुफाएं टोटल कितनी है बताओ। एलोरा जो केव्स हैं, एलोरा गुफा, इनके बारे में क्वेश्चन पूछा था किस पहाड़ी पर हैं, तो ये चंदनवाड़ी हिल पर हैं। किस पर हैं, चंदनवाड़ी, चंदनवाड़ी पहाड़ी पर ये स्थित हैं। चंदनवाड़ी पहाड़ी पर स्थित है और इन गुफाओं की जो संख्या है वो है 34। कितनी, 34। इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 से 12 तक तो जो है इसमें बौद्ध गुफा है, कौन सी हैं, बौद्ध गुफा है। और आपका 13 से जो 29 है इसमें हिंदू गुफा है, कौन सी है, हिंदू गुफा है। और जो 30 से 34 तक हैं, 30 से 34 तक इसमें जैन गुफा है। तो कई बार एसएससी ने पूछा है कि एलोरा की गुफाओं में आपका, एलोरा की गुफाओं में आपका जैनों की कितनी गुफाएं हैं, जैनों की कितनी गुफाएं, वो नंबर आपको लिखना है। क्या बोलोगे, 5 गुफाएं हैं। ओके, महाराष्ट्र में एक और गुफा आ जाती है आपका, अजंता हो गई, एलोरा हो गई, कन्हेरी की गुफाएं पूछे, कन्हेरी केव्स, कन्हेरी गुफा कहाँ पर है, तो कन्हेरी गुफा आपका वो महाराष्ट्र में है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की नहीं जानते। मुझे बताओ भीमबेटका गुफा कहाँ पर है, भीमबेटका, भीमबेटका स्थल भी है आपका, भीमबेटका, या बाघ गुफा पूछ ले आपसे, बाघ गुफा, तो ये कहाँ की है, ये एमपी की है। वराह गुफा बताओ कहाँ पर है, किसी स्टेट में, वराह पूछ ले आपसे। त्रिची केव्स पूछ ले, त्रिची केव्स, तो क्या बोलेंगे, ये आपका तमिलनाडु में है। जोगी मारा केव्स बताओ भारत में कहाँ पर है, जोगी मारा गुफा कहाँ पर है, तो जोगी मारा है आपका छत्तीसगढ़ में। क्या बोलोगे, छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में। बादामी केव्स बताओ दोस्त कहाँ पर है, बादामी, बादामी केव्स आपका कहाँ पर है, ये पूछे आपसे, तो बादामी केव्स कहाँ पर, कर्नाटक में। ठीक है, कर्नाटक में है, कहाँ पर है, कर्नाटक में। उदयगिरी और खंडगिरी, यहाँ से हमने साथी किस क्लासिकल डांस के बारे में आपको बता रखा है, उदयगिरी और खंडगिरी से किस क्लासिकल डांस के बारे में जानकारी मिलती है, ये गुफाएं कहाँ पर हैं, तो वहीं पर होंगी, ओडिशा में है। कहाँ पर हैं, ओडिशा में स्थित है, ओडिशा में। ठीक है, कोटेश्वर बताओ, कोटेश्वर आपका गुफा कहाँ पर है, कोटेश्वर केव्स कहाँ पर हैं, तो ये आपका उत्तराखंड में है। कोटेश्वर केव कहाँ पर है, ये आपका उत्तराखंड में है। बहुत पूछी जाती हैं केव्स, याद रख लेना। ओलंपिक के नियमों के अनुसार मैच की तीसरी पारी में जब कोई पक्ष पॉइंट बनाता है, तीसरी पारी में, ठीक है, तो बैडमिंटन खिलाड़ी कोर्ट की साइड बदल लेते हैं, यानी इस साइड का खिलाड़ी उस साइड चला जाएगा और दूसरी साइड का खिलाड़ी इस साइड आ जाएगा, तो 11 पॉइंट पर दिशा बदलेगी उसकी, कितने पर, 11 पॉइंट पर उसकी दिशा बदल जाती है। किसकी बात कर रहे हैं हम, बैडमिंटन की। बैडमिंटन का मुझे बताओ पुराना नाम क्या है, पुराना नाम क्या है इस खेल का, पुराना नाम, पुराना नाम बैडमिंटन का, तो पुराना नाम है इसका दोस्त आपका पूना। क्या बोलोगे, पूना। पहले इसको शटलकॉक नाम से खेला जाता था। देखो, एक मैच जो होता है इसका, एक मैच जो होता है, एक मैच में 21 21 21 अंकों के 3 गेम होते हैं। क्या बोलोगे, 21 अंकों के कितने गेम होते हैं, 21 अंकों के 3 गेम होते हैं, 3 गेम, 21 21 अंक बनाने होते हैं। अगर स्कोर मान के चलो दोनों का 20 20 हो गया, स्कोर यदि 20 20 हो जाए, यदि स्कोर 20 20 हो जाए तो जीत के लिए कितने पॉइंट चाहिए बताना, तो जीत के लिए कितने पॉइंट चाहिए, 21 अंकों का होता तो जीत के लिए फिर 2 पॉइंट चाहिए। क्या, दोनों के अगर 20 20 हो गए तो 2 पॉइंट चाहिए होंगे। बैडमिंटन के मैदान की अगर हम बात करें आपसे, कितनी लंबाई होती है, तो मैदान की जो लंबाई होती है, लंबाई, लेंथ जो होती है इसके कोर्ट की, तो वो लंबाई होती है 44 फीट। कितनी होती है, 44 फीट होती है, यानी 13.41 मीटर होती है। और इसी को साथ ही अगर मैं चौड़ाई पूछूं आपसे, तो चौड़ाई सिंगल्स के लिए अलग हो जाएगी, तो सिंगल्स के लिए हो जाएगी 17 फीट, कितने, सिंगल्स के लिए। और डबल्स के लिए हो जाएगी 20 फीट, कितनी हो जाएगी, 20 फीट। D4 डबल्स के लिए हो जाएगी, किसके लिए, डबल। कार्क होती है, कार्क चिड़िया बोलते हैं जिसको, कितने पंखों से मिलके बनी होती है, बोलो भी फटाफट से, बोलो भाई फटाफट से, कितने पंखों से मिलकर बनी होती है जो कार्क है, ये कितने पंखों से मिलकर बनी होती है, तो ये 16 विंग से मिलकर बनती है, 16 विंग से मिलकर बनती है। और जो कार्क चिड़िया होती है इसका वजन कितना होता है, तो भैया बहुत हल्की होती है। अच्छा, कितनी हल्की होती है, तो 4.7 से लेकर के 5.5 ग्राम्स तक होती है, 4.7 से 5.5 ग्राम तक होती है। अच्छा, जैसे यहाँ से शॉर्ट लगा रहे हैं, जो सर्विस सेट की दूरी जो सर्विस आपका, क्या बोलेंगे उसको, सर्विस शॉर्ट होता है आपका, उसकी दूरी कितनी होती है नेट से, सर्विस शॉर्ट की, सर्विस शॉर्ट की नेट से जो दूरी होती है वो कितनी होती है, बहुत पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है बैडमिंटन में, तो आप याद रखना 6.5 फीट होती है।
और देखो कन्वर्जन आपको करना है, हो सकता है वो फीट में ना पूछ के मीटर में पूछ ले, तो आपको पता होना चाहिए 1 मीटर में 3.3 फीट होते हैं। तो अगर उसने मीटर दे रखे हैं और फीट में पूछ रखा है तो 3.3 से मल्टीप्लाई कर लो। अगर उसने फीट में दे रखा है और आपका मीटर में आपसे पूछा है तो 3.3 से डिवाइड कर लो। थम्स अप करके बताओ जी भैया हम ये कर लेंगे। बिल्कुल कर लेंगे, इसमें तो कोई इशू ही नहीं है, इतना तो हमको भी करना होगा। थॉमस कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो थॉमस कप है आपका, यार तुम मेरी बातों पर रिएक्ट कर दिया करो, ठीक है, ऐसे नहीं बनना मतलब ये सा, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, इन्होंने बोल दिया ठीक है अब नहीं करते हैं कुछ भी, ठीक है मान लिया, रिएक्ट किया करो थोड़ा सा, है ना, उससे एनर्जी फ्लो होता है। थॉमस कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो थॉमस कप है आपका पुरुष बैडमिंटन से। और थॉमस कप की शुरुआत कब हुई थी बताओ? थॉमस कप की जो शुरुआत हुई थी वो भारत की आज़ादी के अगले वर्ष से 1948-49 से ये शुरू हुआ था, 48-49 से। कितने दिनों में होता है? हर साल होता है क्या? नहीं, ये बाई एनुअल होता है, यानी कि द्विवार्षिक है। कैसा है? अरे बोलो जोर से, द्विवार्षिक है, द्विवार्षिक। अच्छा, भारत इसको कभी जीता है क्या? नहीं, क्या बोलोगे? भारत पहली बार इसको जीता था, भारत ने जो इसको पहली बार जीता था वो जीता था 2022 में, इंडोनेशिया को हराया था उस समय पर हमने, थॉमस कप। क्योंकि ये सिर्फ भारत का बैडमिंटन कप नहीं है। अगर हम भारत के बैडमिंटन कपों की बात करें, भारत के जो बैडमिंटन कप और ट्रॉफी हैं, क्या बोलोगे? बैडमिंटन कप और ट्रॉफी हैं। तो बैडमिंटन कप कौन कौन से हैं भारत के? उसमें पहला आता है सुधीरमन कप। कौन सा? सुधीरमन कप होगा, सुधीरमन कप, है ना। दूसरा जो आएगा भारत का वो होता है आपका चड्डा कप आता है। कौन सा? चड्डा कप आएगा, चड्डा कप आएगा आपका। तीसरी अगर हम बात करें आपसे, रहमतुल्ला कप आता है, रहमतुल्ला। किससे संबंधित है रहमतुल्ला कप? और एक आपका साथी सबसे लेटेस्ट 2009 वाला सैयद मोदी इंटरनेशनल। कौन सा? सैयद मोदी इंटरनेशनल। ये भारत के कप हैं जो किससे संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित है। जैसे थॉमस कप होता है वो पुरुष का बताया। अगर मैं आपसे पूछूं महिला बैडमिंटन के लिए कौन सा सबसे चर्चित है, तो महिला बैडमिंटन के लिए होता उबेर कप। खूब पूछा जाता है कि उबेर कप की शुरुआत कब हुई थी, बताओ जी। उबेर कप जो शुरू हुआ दोस्त, वो शुरू हुआ था 1956-57 में, 1956-57 में, ठीक है। पहले ये भी 3 वर्षों के अंतर पर खेला जाता था, लेकिन अब तो 2 वर्षों के अंतर पर खेला जाता है। अब बैडमिंटन से हम आपसे पूछेंगे, मुझे बताओ भारत के लिए ओलंपिक में बैडमिंटन में सबसे पहले पदक किसने जीता? इंडियन खिलाड़ी जिसने ओलंपिक में पदक जीता, ओलंपिक में ओलंपिक मेडल इंडिया के लिए कौन लेके आया? ओलंपिक मेडल इंडिया के लिए, ठीक है, बैडमिंटन में। किसमें? बैडमिंटन में। तो कौन है वो? पहला पदक लेके आए थे आपका, पहला पदक लेके आई थी सानिया नेहवाल जी 2012 लंदन ओलंपिक में। कौन थी? साइना नेहवाल, साइना नेहवाल। पहला पदक इनका याद रख लेना, साइना नेहवाल। और एक ही बैडमिंटन में 2 मेडल किसने जीत रखे हैं? पीवी सिंधु ने। पीवी सिंधु ने किस किस ईयर में? 2012 में जीता था ना उन्होंने? नहीं भैया, 2016 रियो में और 2020 टोक्यो में जीता उन्होंने। यहाँ पर जीता था उन्होंने सिल्वर मेडल, और आपका 2020 में उनका मेडल आया था ब्रॉन्ज मेडल, ब्रॉन्ज मेडल। एक चैंपियनशिप होती है ऑल इंग्लैंड, ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप। तो ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप को जीतने वाले पहले भारतीय कौन है, ये आपको बताने हैं। ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप को जीतने वाले वो हैं 1980 में प्रकाश पादुकोण, दीपिका पादुकोण के पापा जी। क्या बोलोगे? अगर आपसे पूछे, क्या पूछ लेगा यहाँ से? ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप का विजेता कौन था? पहला भारतीय बैडमिंटन चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय चैंपियनशिप, तो ये जीती थी 1980 में। कब बोलोगे? 1980 में जीती थी आपका प्रकाश पादुकोण। क्या नाम है? प्रकाश, प्रकाश पादुकोण, प्रकाश पादुकोण ने जीती है, प्रकाश पादुकोण ने। ओके, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आप कहेंगे नहीं भैया कोई इशू नहीं है। लेटर्स फ्रॉम ए फादर टू हिज डॉटर, ठीक है, निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसके द्वारा लिखा गया? लेटर्स फ्रॉम ए फादर टू हिज डॉटर। इंदिरा गांधी जी किसकी बेटी हैं? जवाहरलाल नेहरू जी की बेटी हैं, जवाहरलाल नेहरू जी की बेटी हैं। जेबी कृपलानी जी की बहुत चर्चित बुक है माई टाइम्स, माई टाइम्स। एसएससी अक्सर इसको पूछता है दोस्त, माई टाइम्स को। अबुल कलाम आज़ाद, इनकी किताब बताना। अबुल कलाम आज़ाद की किताब है इंडिया विंस फ्रीडम। क्या बोलोगे? इंडिया, इंडिया विंस फ्रीडम किसकी बुक है? इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की बुक है। लाल बहादुर शास्त्री जी डोंट नो। आप मुझे बताओ
जवाहरलाल नेहरू जी की बता दो पहले तो, जवाहरलाल नेहरू जी की भी तो चर्चित बुक है, क्या बोलोगे? इनकी किताब है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया अर्थात भारत की खोज। और मेरे दोस्त रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी है? रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया मैं अक्सर आपको बताता था, आज आपसे ही पूछेंगे इसको। रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया आपका आंसर आएगा परफेक्ट सा, रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया। कौन बोलोगे? क्या बोलोगे? रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया, मेघनाथ देसाई, बहुत कमाल, मेघनाथ देसाई। एक इनकी किताब है ग्लिम्पसेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, क्या बोलोगे? ग्लिम्पसेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री किसकी बुक है? ग्लिम्पसेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, ये नेहरू जी की बुक है, नेहरू जी की। एक किताब है नेहरू जी की आपका एन ऑटोबायोग्राफी, एन ऑटोबायोग्राफी, एक जीवनी, ये किसकी है? क्या बोलोगे? एन ऑटोबायोग्राफी, इन्हीं की किताब है। मुझे बताओ नेशन बिल्डिंग इन इंडिया किसकी बुक है? नेशन बिल्डिंग इन इंडिया, क्या बोलोगे? नेशन बिल्डिंग इन इंडिया, नेशन बिल्डिंग, नेशन बिल्डिंग इन इंडिया, बहुत जबरदस्त नेता थे इस देश के, तो क्या बोलेंगे? नेशन बिल्डिंग इन इंडिया। ये जेपी की बुक है, जिन्होंने कांग्रेस को उखाड़ फेंका था, किसको? जेपी की बुक है, जेपी की। मुझे बताओ राम मनोहर लोहिया जी ने कौन सी किताब लिखी है? राम मनोहर लोहिया, जिन्होंने इस देश को समाजवादी व्यवस्था के बारे में बताया, क्या बोलेंगे? तो वो थी द कास्ट सिस्टम, क्या बोलोगे? द कास्ट सिस्टम, द कास्ट सिस्टम किसकी बुक है? वो राम मनोहर लोहिया की बुक है। एक किताब पूछेंगे नेचर क्योर, बताओ किसकी है? ये हमने इसी सेट में आपको बताई थी, नेचर क्योर शायद बताई थी, मुझे याद है, मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई की बुक है। मोरार बताई थी ना? बताई थी, तुम बताओ, आप कहोगे भैया पता नहीं। अच्छा मुझे बताओ इसमें मैटर्स ऑफ डिस्क्रिशन किसकी बुक है? मैटर्स, मैटर्स ऑफ डिस्क्रिशन किसकी बुक है? मैटर्स ऑफ डिस्क्रिशन है आपका आई के गुजराल की बुक, आई के गुजराल की बुक है, इंद्र कुमार गुजराल की किताब है। किसकी है? इंद्र कुमार गुजराल की किताब है। शिवानी शर्मा एकदम ठीक आंसर है बच्चे। भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? बताओ। संघीय न्यायालय जो फेडरल कोर्ट है, तो फेडरल कोर्ट स्थापित हुआ 1935 में या 1937 में? तो 1935 का अधिनियम था, लेकिन स्थापित हुआ 1937 में। इसमें जज कितने थे फेडरल कोर्ट में, बताना टोटल? तो इसमें जज थे आपका टोटल कितने जज थे? इसमें 7 जजेस थे। कितने? 1 + 6, इसका मतलब कितना? आपका टोटल 7 जजेस था इसमें। किससे हुआ था? भारत शासन अधिनियम से हुआ था। कहाँ बना था ये आपका फेडरल कोर्ट? तो याद रखना ये दिल्ली में बना था। कहाँ पर? ये दिल्ली में बना था। और इसके चीफ जस्टिस कौन बने थे? इसके जो मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन बने थे? तो इसके चीफ जस्टिस बने थे आपका मॉरिस गोयर। कौन? मॉरिस गोयर बने थे, मॉरिस गोयर। अब मुझे बताओ, जैसे हम आपसे पूछें जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है या जो हमारी न्यायपालिका है, सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय वो संविधान के किस भाग में है? सुप्रीम कोर्ट संविधान के किस भाग में है? तो आप कहेंगे वो है आपका भाग 5 में। किसमें? भाग 5 में। आर्टिकल आर्टिकल 124 से लेकर के, 124 से शुरू होता है ना, आर्टिकल 124 से शुरू होकर के 147 तक है। मुझे बताओ हमारे देश में जो न्यायपालिका है वो कितने स्तर की है? न्यायपालिका का स्तर कितना स्तर है, बोलो जी। जैसे सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, फिर आपका उसके नीचे क्या हो जाता है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, यानी उसके नीचे निचले 2 भी होते हैं, मुंसिफ भी होती हैं की अदालतें, लेकिन क्या बोलेंगे उसको? टर्शरी लेवल का है। कितने का है? 3 स्तर का है, 3 टियर है, 3 टियर, बहुत बढ़िया, 3 टियर है जी। आगे आओ। निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ यानी कि एडहॉक न्यायाधीशों की नियुक्ति को बात बताता है? एडहॉक, ठीक है, तदर्थ होते हैं न्यायाधीश, आपका राष्ट्रपति साहब करेंगे नियुक्ति। क्या बोलेंगे इनकी? भैया ऑलवेज इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति साहब ही करते हैं। किस प्रणाली से होती हैं? जो आपका सुप्रीम कोर्ट होता है, इसमें जो जजेस की नियुक्ति होती है वो किससे होती हैं? तो उसके लिए बोलते हैं कॉलेजियम प्रणाली। किस वर्ष में आई थी बताओ? कॉलेजियम प्रणाली, कॉलेजियम प्रणाली को किस वर्ष में अपनाया गया था दोस्त? सब लोगों का आंसर आना चाहिए। तो कॉलेजियम प्रणाली अपनाई गई थी 1993 में। फिर इसकी जगह आया था नेशनल जस्टिस अपॉइंटमेंट कमीशन, एनजेएसी, 2014 में। क्या बोलोगे? एनजेएसी आया था 2014 में। दोनों वर्ष पूछ ले जाते हैं, एनजेएसी कब आया था, कॉलेजियम प्रणाली कब अपनाई गई थी, तो ये सुप्रीम कोर्ट के हैं। ओके। अच्छा यहाँ पर हम पूछे प्रधानमंत्री लिखा हुआ, प्रधानमंत्री होगा भैया। मुझे बताओ जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट यानी कि आपका जो सर्वोच्च न्यायालय वो किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 124 के किस सेक्शन में है? तो आप कहोगे 124 के सब सेक्शन ए में है, ए में है, ठीक है।
और इसी में 124 बी की अगर हम बात करें तो इसमें न्यायाधीश की नियुक्ति है, यानी कि जजेस का आपका अपॉइंटमेंट है। न्यायाधीश की नियुक्ति है अर्थात जजेस का अपॉइंटमेंट है। किसका? जजेस का अपॉइंटमेंट है। मुझे बताओ, जो आपका एक्टिंग जज होता है वो किस आर्टिकल में होता है? तो क्या बोलेंगे? आर्टिकल 126 में होता है। आर्टिकल 126 में होता है आपका, क्या होता है? कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश होता है। क्या होता है? कार्यवाहक, एक्टिंग चीफ जस्टिस होता है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की बात की गई है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश होता है आपका किसमें? आर्टिकल 126 में होता है। आर्टिकल 126 में होता है। अच्छा, अब ये बताओ मुझे, सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहा गया है, यानी कि अभिलेख न्यायालय उसे बताया गया। तो अभिलेख न्यायालय किस अनुच्छेद में है? क्या बोलेंगे? किस अनुच्छेद में आपका? तो आर्टिकल 129 में क्या है वो? एक अभिलेख न्यायालय यानी रिकॉर्ड ऑफ कोर्ट है, उसको साक्ष्य के रूप में, एविडेंस के रूप में पेश किया जाता है। अभिलेख न्यायालय होना, सुप्रीम कोर्ट क्या है? एक आपका कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। क्या है? एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड आर्टिकल 129 से है। ठीक है। अच्छा, मुझे बताओ किस अनुच्छेद में सुप्रीम कोर्ट का जो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है वो बताया गया है? ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन किस में बताया गया? मूल क्षेत्राधिकार। तो मूल क्षेत्राधिकार की बात करें तो वो आर्टिकल 131 है। क्या है? आर्टिकल 131 है। मुझे बताओ, जो ये राष्ट्रपति को सलाह देते हैं, सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को जो सलाह देते हैं वो किस आर्टिकल में है? ठीक है, राष्ट्रपति को सलाह, तो याद रख लेना वो आर्टिकल 143 में है। और जितनी भी सुप्रीम कोर्ट की सहायक शक्तियां हैं वो किस में हैं? सुप्रीम कोर्ट की सहायक शक्ति यानी कि सब्सिडरी पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की जो सहायक शक्ति हैं वो किस आर्टिकल में है? तो याद रख लेना वो है आर्टिकल 140 में, 140 में। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट को इंटरप्रेट कहाँ पर किया गया है? सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या, इंटरप्रिटेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल में की गई है? तो आर्टिकल 147 में की गई है। किसमें? 147 में की गई है। 147 में, 147 में। रीजस्टिस बताओ कहाँ पर है? रीजस्टिस जो न्यायिक पुनरावलोकन की बात है, रीजस्टिस की बात है, क्या बोलेंगे? पुनर्वलोकन की बात है जो साथी, वो कहाँ पर की गई है? पुनर्अवलोकन की बात कहाँ पर की गई है? तो ये आर्टिकल, क्या बोलोगे? रीजस्टिस की बात वो 37 में की गई है। आर्टिकल 137 में। कहाँ पर? 137 में। बहुत कमाल, बहुत ठीक आंसर आप सब लोगों के आए। उच्चतम न्यायालय मामलों की सुनवाई नई दिल्ली में करता है, परंतु भाई नई दिल्ली में तो है हमारा सुप्रीम कोर्ट। हाँ, आप कहेंगे हाँ जी, किस डेट को बनाया गया था बताओ जरा? तो क्या तारीख थी सुप्रीम कोर्ट की? तो आप कहेंगे भैया वो थी आपका 28, मतलब आपको ही बताना, 28 मार्च 1950 को, 28 जनवरी 1950 को पहली बैठक हुई थी। बना तो 26 जनवरी को ही, परंतु किसी अन्य स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है, उसके लिए राष्ट्रपति का अनुमोदन होना चाहिए। क्या बोलेंगे? विद अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट होगा। ठीक है। जैसे इसमें पूछा जाता है आपका आर्टिकल 139 जो है, आर्टिकल 139 है, ये ट्रांसफर के लिए ही बताता है, यानी कि कुछ मामलों का स्थानांतरण हो सकता है, कुछ मामलों का स्थानांतरण, ट्रांसफर ऑफ सर्टेन मैटर्स, स्थानांतरण हो सकता है। थम्स अप करें जी भैया। ठीक है। और यानी कि एक आर्टिकल 138 भी है। आर्टिकल 138 क्या कहता है? वो कहता है जो सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार है उसका विस्तार की बात करता है, यानी कि जो उसका ज्यूरिसडिक्शन है उसके एक्सपेंशन की बात करता है। एक्सपेंशन ऑफ द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, क्षेत्राधिकार का विस्तार, यानी नई दिल्ली से बाहर भी उसको, क्या बोलेंगे? नई दिल्ली से बाहर भी उसको, यानी कि कहीं और पर भी उसकी सुनवाई हो सकती है। तो किसके अनुमोदन से होगी? राष्ट्रपति के अनुमोदन से होगी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए इनमें से कौन सा एक सही है। सर्वोच्च न्यायालय केवल मूल क्षेत्राधिकार रखता है, जो सही है। यह केवल मूल और अपीलीय क्षेत्राधिकार रखता है। यह केवल परामर्श संबंधी और अपीलीय क्षेत्राधिकार रखता है। यह मूल, अपीलीय और परामर्श तीनों तरह के रखता है। मूल भी रखता है, अपीलीय भी। ठीक है, मूल भी, अपीलीय भी। ठीक है। जैसे अगर हम आपसे पूछें संवैधानिक मामलों में अपीलीय अधिकार है इसके पास में, आप कहोगे बड़ा इंपॉर्टेंट है। संवैधानिक मामलों में अपील, संवैधानिक मामलों में अपील, यानी कि अपील इन कॉन्स्टिट्यूशनल अफेयर्स, ये बात इसके पास है। आप कहेंगे हाँ जी, आर्टिकल 132 में यही बात बताई गई है। आपराधिक मामलों में अपील कर सकता है या नहीं? क्या बोलोगे? अपील इन क्रिमिनल मैटर्स, आपराधिक मामलों में, आपराधिक मामलों में अपील कर सकता है या नहीं? तो वो भी आर्टिकल 134 में, 134 में। दीवानी में भी कर सकता है। देखो, संवैधानिक 132 में, दीवानी 133 में, आपराधिक आपका 134 में होता है, 134 में होता है।
निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौते महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा था? कौन व्यक्ति है जिसने इसको कहा आपका कॉन्सोलेशन प्राइज? सुभाष चंद्र बोस थे, एलन कैम्पबेल जॉनसन थे, या बीजी हार्मिन थे, या सरोजनी नायडू ने कहा था? तो एलन कैम्पबेल जॉनसन ने कहा था। ठीक है, यूएसए के एक पत्रकार थे आपका, कौन थे? यूएसए के एक पत्रकार थे, इन्होंने कहा था, यूएसए के एक पत्रकार थे। पहले क्वेश्चन है गांधी इरविन समझौता किस डेट को हुआ था, किस तारीख को हुआ था गांधी इरविन समझौता? तो गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को। क्या बोलेंगे? 5 मार्च 1931 को। ठीक है, और यहीं पर आपका, क्योंकि आपको पता ही है 23 मार्च 1931 को क्या हुई थी? फांसी हुई थी आपका शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को। तो यहीं पर इसी इसी डेट की वजह से कहा जाता है कि यहाँ पर रोकने का प्रयास नहीं किया गया। इस समझौते को हम दिल्ली समझौते के नाम से भी जानते हैं। दिल्ली समझौता, या फिर कहीं पर दिल्ली पैक्ट लिखा मिले तो यही बात समझना, या दिल्ली समझौता या फिर आपका पैक्ट लिखा मिले। गांधी और इन दोनों को दो महात्मा किसने कहा था? इनको दो महात्मा किस भारतीय ने कहा था? दो महात्मा कहा इनको, टू सेंट्स। किसके द्वारा कहा गया था इनको टू सेंट्स? तो आप कहेंगे इनको जो दो महात्मा कहने की बात थी वो किसने कहा था, ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ। तो ये थी सरोजनी नायडू। कौन थी? सरोजनी नायडू ने कहा था। किसने कहा था? सरोजनी नायडू ने कहा था। आपसे कभी भी पूछे गांधी इरविन समझौते का जो प्रारूप था, प्रारूप इसका जो ड्राफ्ट बनाया था, वो प्रारूप किसने तैयार किया था? तो प्रारूप तैयार किया था इसका हर्बर्ट इमर्सन ने। किसने? हर्बर्ट इमर्सन ने इसके प्रारूप को तैयार किया था, हर्बर्ट इमर्सन ने। बहुत सारी चीज़ें थी इसमें, राजनीतिक बंदियों की रिहाई होनी चाहिए, नमक बनाने का अधिकार मिलना चाहिए, आदि इन सब चीज़ों पे बात की गई थी। ओके, नेक्स्ट है, महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सभा में भाग लेने लंदन गए थे तो कहाँ पर ठहरे थे? लंदन में कहाँ पर ठहरे थे? सेंट जेम्स पैलेस में, किंग्सले हॉल में, इंडिया पैलेस में, या सॉरी इंडिया हाउस में? इंडिया हाउस में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय। तो ये लंदन में ही है, तीनों की तीनों। आपका बताओ भैया, तो कहाँ पर रुके थे? किंग्सले हॉल में रुके थे, किंग्सले हॉल में। ठीक है, किस जहाज से गए थे गांधी जी? बताओ जहाज कौन सा था गांधी जी का? तो गांधी जी का जहाज था राजपुताना। क्या था? राजपुताना। अच्छा, जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर गए थे गोलमेज सम्मेलन में तो वो किस जहाज से गए थे? तो वो गए थे मुल्तान जहाज से। किससे गए थे? वो मुल्तान जहाज से गए थे, राजपुताना। और याद रख लेना यहाँ पर ये किसकी तरफ से गए थे? कांग्रेस के प्रतिनिधि। तो कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? बताओ, क्या पहले में लिया था? आप कहेंगे नहीं। जो कांग्रेस है ना, कांग्रेस उसने पहले का बहिष्कार किया था, पहले, दूसरे और तीसरे। ना तो पहले में गए ना तीसरे में गए, दूसरे में गए। दूसरे में कांग्रेस के प्रतिनिधि बन के गए, और इनके साथ में आपका सरोजिनी नायडू गई थी या नहीं? बताओ हाँ या ना। आप कहोगे जी भैया सरोजिनी नायडू गई, एनी बेसेंट गई। कौन? एनी बेसेंट गई, एनी बेसेंट गई, ये भी याद रख लेना। ठीक है, एनी बेसेंट गई। ओके, ऑप्शन सी को देखिए, इंडिया हाउस। इंडिया हाउस किसने बनाया? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने, अंग्रेजों से ही एक बिल्डिंग खरीद करके। श्यामजी कृष्ण वर्मा, अभी किस भारत के किसी स्टेट में भी तो बनाया गया? बताओ। श्याम कृष्ण वर्मा, श्याम कृष्ण वर्मा ने इसको बनाया कहाँ पर? लंदन में, 1905 में। ये बहुत पूछा जाता है क्योंकि यहाँ पर जो भारतीय छात्र पढ़ने जाते थे उनके अंदर ये राजनीतिक क्रांति का प्रचार प्रसार करते थे। अब हम आपसे पूछेंगे भारत के किस राज्य में उसी की कॉपी बनाई गई, इंडिया हाउस की कॉपी बनाई गई? भारत के किस राज्य में? कौन बताएगा? बहुत अभी पिछले ही वर्ष, शायद पिछले से पिछले वर्ष बनाई गई थी, अभी बहुत जल्दी, हाल ही का पर्सन है। तो श्यामजी कृष्ण वर्मा हो गए। ओके, अब हम आपसे पूछेंगे तीनों गोलमेज में जाने वाले व्यक्ति कौन थे? तीनों गोलमेज में जाने वाले, तीनों गोलमेज में जाने वाले थे आपका कौन? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। तो ये आपका दलितों के प्रतिनिधि के रूप में जाते थे। आपका एक बीकानेर के महाराज थे गंगा सिंह, बहुत सारे लोग थे, तेज प्रताप सप्रू थे, तेज प्रताप सप्रू, आर एम जैकर थे जो तीनों में गए, तीनों में गए। आर एम जैकर थे, आर एम जैकर थे जो तीनों में गए, तीनों में गए। अच्छा मुझे बताओ, ये गोलमेज सम्मेलन कितने हुए थे? आपका 3 हुए थे। हमने कहा 1 2 3। तो पहला हुआ 1930 में, दूसरा हुआ 1931 में, तीसरा हुआ कब? 1932 में, 1932 में। तो इस समय पे मुझे बताओ ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? क्योंकि गोलमेज, राउंड टेबल, ये सब प्रतिनिधियों को बुलाते थे और इनके जो अध्यक्ष होते थे वो कौन थे? तो आप कहेंगे भैया जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री होता था वही अध्यक्ष होता था गोलमेज का, और वो था रैमजे मैकडोनाल्ड। कौन था? रैमजे मैकडोनाल्ड था, रैमजे मैकडोनाल्ड था आपका जो इसमें होता था, रैमजे मैकडोनाल्ड। अच्छा, राजा कौन था गोलमेज के समय पर? बताओ राजा कौन था? तो जॉर्ज पंचम था। कौन था? जॉर्ज पंचम राजा था।
निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया? कौन था जिसने कम्युनल अवार्ड को अनाउंस किया? कम्युनल अवार्ड को, तो कम्युनल अवार्ड को अनाउंस करवाने वाला व्यक्ति था आपका रैमजे मैकडोनाल्ड। कौन? रैमजे मैकडोनाल्ड। किस डेट को इसने लागू, इसको क्या बोलेंगे? 16 अगस्त 1932 को। 16 अगस्त 1932 को इसने क्या कर दिया? इसको अनाउंस कर दिया। और ये करना क्या चाह रहा था? ये कह रहा था कि भाई जो दलित हैं वो अल्पसंख्यक हैं और हिंदुओं से अलग करने की उसकी एक साजिश थी इसकी। तो गांधी जी ने इसके खिलाफ क्या कर दिया? गांधी जी ने क्या कर दिया? इसके खिलाफ आंदोलन कर दिया। और गांधी जी किस जेल में थे बताओ? गांधी जी किस जेल में थे? गांधी जी इस समय पर जो जेल थे वो थी यरवदा। कौन सी जेल थी? यरवदा। और यहीं पर इन्होंने क्या कर दिया था? आमरण अनशन कर दिया था। आमरण अनशन कर दिया था। तो यहाँ पर एक समझौता हुआ था आपका, बताओ जी। यहाँ पर एक समझौता हुआ था यरवदा जेल में, जिसको हम बोलते हैं पूना पैक्ट। तो पूना पैक्ट किस डेट को हुआ बताओ? पूना पैक्ट तो वो हुआ 24 सितंबर को 1932 में। किन दो के बीच में? तो एक पक्ष में तो आपका गांधी जी हिंदुओं की तरफ से, और साथ में आपका दलितों की तरफ से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, क्योंकि दो पक्षों की बात ये करने लग गए थे अंग्रेज, है ना। तो यहाँ पर क्या गांधी जी ने साइन कर दिए थे? तो आप कहेंगे नहीं, गांधी जी ने यहाँ पर साइन नहीं किए थे। साइन नहीं किए थे, और इनकी जगह हिंदुओं की तरफ से जो साइन किए वो मदन मोहन मालवीय ने किए। क्या बोले? मदन मोहन मालवीय ने। क्योंकि एक ही व्यक्ति को क्या कर दिया गया था? 2 वोट का अधिकार इसमें दे दिया गया था, 2 वोट का। तो क्या कहा था गांधी जी ने? नहीं, ऐसे नहीं बंटने देंगे, चाहे रिजर्व सीट ज़्यादा हो जाए। तो रिजर्व सीट की संख्या कितनी कर दी गई थी? आपसे मेरा क्वेश्चन है। जो यहाँ पर आरक्षित सीट थी इसके बाद में कि भाई तुम ऐसा मत करो, 2 वोट का अधिकार मत लो, एक अपने व्यक्ति के लिए और एक जनरल के लिए, आप रिजर्व सीट बढ़वा लो। तो आरक्षित सीट 71 से बढ़ा करके 148 कर दी गई थी। कितनी कर दी गई थी? 148 सीट कर दी गई थी। ये आपको पता होना चाहिए। कितनी कर दी गई थी सीट? 71 से लेकर के आपका 148 कर दी गई थी। ऑपरेशन रूबिकॉन वह कूट शब्द था जिसे भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस संदर्भ में प्रयोग में लाया जाना था? तो जो जेल में गांधी जी आपका, वहाँ पर आपका क्या बोलेंगे, आगा खां पैलेस में थे, जेल में गांधी जी के आमरण अनशन पे। जब वो आगा खां पैलेस में थे, आगा खां पैलेस में थे, तो आपका आगा खां पैलेस में थे, तो आपको पता होना चाहिए भारत में एक वायसराय रहा था लिनलिथगो। लिनलिथगो का कार्यकाल नोट करो। लिनलिथगो का कार्यकाल कितना था? क्योंकि इससे कई घटनाएं आप बता पाओगे। लिनलिथगो, तो अगर आपको पता रहेगा, लिनलिथगो एक वायसराय रहा था 1936 से 43 तक। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय कौन था? लिनलिथगो। और भारत छोड़ो आंदोलन के समय ही गांधी जी को आगा खां पैलेस में रखा गया। तो वहां पे उसने बताया कि गांधी जी अब जो हैं आपका लगभग मृत्यु के निकट आ चुके हैं। यहीं पे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का एक कथन आता है। उन्होंने क्या कहा था कि गांधी जी जो है क्या बोलेंगे, क्षणिक भूत की तरह धूल उड़ाते हैं, लेकिन वो स्तर नहीं आपका बढ़ाते हैं। तो ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का स्टेटमेंट था उन्हीं के बारे में। यहाँ पर बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित में से उद्भव की व्याख्या करता। बिग बैंग सिद्धांत बताओ जी। बहुत बढ़िया भैया। अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आगे बोलेंगे। तो बिग बैंग सिद्धांत, स्तनधारी जीव, हिमयुग, आइस एज, ब्रह्मांड या फिर महासागर? ब्रह्मांड। मुझे बताओ ब्रह्मांड कितना पुराना है? तो ब्रह्मांड है आपका, याद रखना, 13.8 बिलियन ईयर्स एगो का है। बिलियन ईयर्स एगो, क्या बोलेंगे? बिलियन ईयर्स एगो, 14 खरब वर्ष पूर्व का है, 14 खरब वर्ष पूर्व का है। और ये जो बिग बैंग सिद्धांत दिया था, ये किसने दिया था? ये बोलेंगे आपका, इसका जो प्रतिपादन हुआ, या गिवन बाई जॉर्ज लेमेंतेयर। क्या बोलोगे? जॉर्ज लेमेंतेयर, लेमेंतेयर के द्वारा ये दिया गया, जॉर्ज लेमेंतेयर के द्वारा। मुझे कभी पूछे बिग बैंग सिद्धांत को जो साथी आपका इलस्ट्रेट किया, यानी कि इसका इलस्ट्रेशन, व्याख्या किसने दी थी? तो व्याख्या दी थी इसकी वैगनर ने, रॉबर्ट वैगनर ने 1967 में, 1967 में। आपसे कभी भी पूछे बिग बैंग सिद्धांत को पुष्टि किसने दी थी? तो पुष्टि दी इसको नासा ने 2001 में। नासा ने 2001 में इसको नासा आपको जानकारी दी थी। मुझे बताओ, एक ब्लैक होल जानते हैं? ब्लैक होल के बारे में किस भारतीय ने जानकारी दी? ब्लैक होल से जुड़े भारतीय कौन थे? कौन से भारतीय हैं जो ब्लैक होल, कृष्ण छिद्र से जुड़े रहे? तो उनका नाम है एस चंद्रशेखर। एस चंद्रशेखर ने चंद्रशेखर सीमा भी दी थी ज्योग्राफी में तारों के लिए। क्या कहा था उन्होंने? कि वे तारे जो सूर्य के द्रव्यमान का 1.44 गुना है, वो क्या बन जाते हैं? वाइट ड्वार्फ स्टार बन जाते हैं, श्वेत वामन तारे बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? श्वेत वामन तारे बन जाते हैं। ओके, बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग यानी महाविस्फोट की बात कर रहे हैं। सुपरनोवा, सुपरनोवा क्या है? एक एस्ट्रॉइड है,
यानी कि एक आपका साथी एस्ट्रॉइड है वो आपका, या एक ब्लैक होल है, या एक पुच्छल तारा है, कॉमेट है, या फिर एक डाइंग स्टार है, तो क्या बोलोगे? सुपरनोवा भैया एक आपका मृत पाए तारा है, डाइनिंग स्टार है, यानी किसी तारे में जो भयंकर विस्फोट हो गया हो तो उसके बाद की स्थिति है वो, ठीक है। देखो अगर हम बोले आपका ग्रुप ऑफ स्टार्स, जो तारों का समूह होता है उसको क्या बोलते हैं? या व्यवस्थित बोले अरेंज्ड ग्रुप ऑफ स्टार्स तो उसको बोलते हैं नक्षत्र। क्या कहा जाता है? कॉन्स्टेलेशन कहा जाता है उसको। क्या बोलते हैं? कॉन्स्टेलेशन कहा जाता है उसको, कॉन्स्टेलेशन, ठीक है, कॉन्स्टेलेशन। अच्छा, जो पुच्छल तारा है, पुच्छल तारा क्या होता है उसको समझो। पुच्छल तारा क्या होता है? ये आपका जितनी भी जो चट्टान है, मान के चलो जो चट्टान है, जो धूल है उस पे अगर आपका गैस और जो धूल हो गई आपका, या जो जमी हुई गैस है उनसे मिल करके बन जाता है, जमी हुई गैस से। इसकी जो पूंछ होगी वो सूर्य की तरफ होती है, सूर्य से दूर। जो इसकी टेल होगी वो आपका स्टे अवे फ्रॉम द सन होगी, पूंछ सूर्य से दूर होगी। किसी एक पुच्छल तारे का नाम बताओ तो आप क्या कहोगे? भैया हम जानते हैं हैली कॉमेट को। हैली क्या है? एक पुच्छल तारा है। कितने वर्षों में दिखता है हैली पुच्छल तारा? तो हैली पुच्छल तारा दिखता है 76 ईयर्स में। तो अभी पिछली बार कब दिखा था आपका? तो 1986 में दिखा था। कब? 1986 में। तो भविष्य में कब दिखेगा बताओ? 76 जोड़ करके, 9 7 16, बताओ जी, और 6 12, यानी कि 2062 में अब दिखाई देगा, 2062 में अब दिखाई देगा, ठीक है। 76 वर्षों के अंतराल पर ये हमको दिखता है। मुझे बताओ हमारी जो आकाश गंगा है, हमारी आकाश गंगा का क्या नाम है? हमारी जो आकाश गंगा है उसका क्या नाम है? आकाश गंगा, हमारी आकाश गंगा का क्या नाम है ये आपको बताना है, ठीक है। क्या बोलेंगे? जो हमारी गैलेक्सी है उसका क्या नाम है? तो हमारी गैलेक्सी है दुग्ध मेखला। क्या बोलोगे? दुग्ध मेखला। यानी कि दुग्ध मेखला बोले तो आपका, इसको हम मिल्की वे कह सकते हैं? नहीं कह सकते? हाँ जी भैया, मिल्की वे कह नहीं सकते, मिल्की वे ही कहते हैं उसको, मिल्की वे। या उसको हम मंदाकिनी कह सकते हैं। हाँ जी, मंदाकिनी उसको हम कह सकते हैं, मंदाकिनी कह सकते हैं। एक होती है आपका नेबुला। नेबुला पूछा जाता है, नेबुला क्या है? नेबुला बोले तो निहारिका क्या है? निहारिका किससे मिलकर बनती है बताओ जरा? निहारिका, तो निहारिका बनती है आपका धूल और गैस के कणों से, यानी कि डस्ट से एंड गैस पार्टिकल से, धूल और गैस के कणों से मिलकर बनती है निहारिका। किससे बनेगी? आपका डस्ट से और गैस पार्टिकल से मिलकर के बनती है, गैस पार्टिकल से, ओके, गैस पार्टिकल से मिलकर के बन जाती है। आगे, तारे का रंग किस बात का सूचक है? किसी भी जो स्टार का कलर है वो क्या दर्शाता है? सूर्य से दूरी को दर्शाता है? नहीं जी भैया, टेम्परेचर को दर्शाएगा, उसके तापमान को, उसके तापमान को दर्शाता है। अच्छा, जो तारे की जो ऊर्जा होती है वो कैसे मिलती है उसको? एनर्जी ऑफ स्टार, सोर्स क्या होता है उसका? तारे की ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? क्या बोलेंगे? उसका स्रोत क्या होता है? तारे की ऊर्जा का स्रोत, सोर्स ऑफ स्टार्स एनर्जी, तो वो होता है आपका, क्या बोलोगे? नाभिकीय संलयन। क्या होता है? नाभिकीय संलयन होता है, न्यूक्लियर फिजन होता है आपका, न्यूक्लियर फिजन होता है, फिजन होता है। आप जानते हो कोई भी तारा है वो किससे मिलके बना होता है? हाइड्रोजन और हीलियम से मिलके बना होता है, हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर के बना होता है, ये इसके स्टार की एनर्जी का। और जो आपका, मुझे बताओ, जो आपका हाई टेम्परेचर होता है वो कैसे रंग के होते हैं तारे? हाई टेम्परेचर जिनका होता है उनका कलर होता है ब्लू। कैसा होता है? ब्लू कलर होता है। अगर आपसे पूछे मीडियम टेम्परेचर हो तो मीडियम टेम्परेचर के तारे कैसे होंगे? वो पीले रंग के होते हैं, येलो हो सकता है आपका, येलो होता है, ठीक है। और आपका जो लो टेम्परेचर का स्टार होगा, जिसका निम्न तापमान है, वो कैसे कलर का होगा? तो वो रेड कलर का होता है। क्या बोलोगे? रेड कलर का होता है, लो टेम्परेचर वाला। ये बात आपको याद रख लेनी है। अच्छा, मुझे बताओ, सूर्य सबसे निकटतम तारा हमारी पृथ्वी का? आप कहेंगे हाँ जी। सूर्य के बाद में दूसरा निकटतम तारा कौन सा है बताओ? सूर्य के निकटतम, सूर्य के निकटतम, भाई सूर्य भी तो एक तारा ही है, तो सूर्य के निकटतम कौन सा तारा है? कौन सा निकटतम तारा? बोलो जी। आपका नियरेस्ट स्टार टू द सन, तो वो है प्रोक्सिमा। क्या बोलोगे उसको? उसको आप कहेंगे भैया वो प्रोक्सिमा है, उसका नाम याद रख लो, प्रोक्सिमा सेंचुरी है। क्या है? प्रोक्सिमा सेंचुरी है, प्रोक्सिमा सेंचुरी। कितना दूर है ये? 4.2 लाइट ईयर दूर है, 4.2 लाइट ईयर। लाइट ईयर समझते हो? प्रकाश वर्ष, यानी प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी, एक वर्ष में। भाई प्रकाश कितना चलता है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड चलता है ना, तो 1 सेकंड से 1 मिनट निकाल सकते हो ना? हाँ भैया, गुणा 60 कर लेंगे। अब जब आपको मिनट पता चल गई तो फिर आपका घंटे निकाल लोगे। हाँ भैया, 60 का गुणा कर देंगे। अच्छा, जब आपको घंटे पता चल जाएंगे तो 24 की गुणा कर दो तो दिन पता चल जाएगा, और दिन पता चल जाए तो 365 से गुणा कर दो तो साल पता चल जाएगा। यानी कि इतनी गति को हम कहते हैं, इतनी गति को हम कहते हैं। पल्सर किसको बोलते हैं? पल्सर,
पल्सर तारा आपसे पूछे, पल्सर क्या होता है, पल्सर, तो आप बोलेंगे ये एक न्यूट्रॉन स्टार होता है। क्या होता है? एक न्यूट्रॉन स्टार होता है, न्यूट्रॉन स्टार, पल्सर। पल्सर न्यूट्रॉन स्टार होते हैं, बाइक नहीं पल्सर, अभी वो सोच लो, अपाची गैंग वाली। सूर्य की परिक्रमा में कौन सा ग्रह सर्वाधिक समय लेता है? सूर्य की परिक्रमा में, ठीक है, बोलो भी फटाफट से। सूर्य की परिक्रमा में कौन सा ग्रह सर्वाधिक समय लेता है? यूरेनस, बृहस्पति, वरुण या फिर प्लूटो? तो सबसे ज्यादा दूर कौन सा है आपका? नेपच्यून है। क्या है? नेपच्यून सबसे ज्यादा समय लेता है। क्या बोलोगे? सबसे ज्यादा समय। सबसे ज्यादा समय अगर बोले तो 164 वर्ष ले जाता है, 164 आपका 8 पार्थिव वर्ष ले जाता है, पार्थिव वर्ष ले लीजिए, ठीक है, पार्थिव वर्ष ले जाता है। सबसे ज्यादा दूर भी यही है, सबसे दूर भी यही है। कितने ग्रह हैं टोटल हमारे, बताना? सबसे दूर भी यही है। सबसे कम टाइम कौन लेता है? सबसे कम समय, सबसे कम जो साथी परिक्रमा में समय लेगा, ठीक है, रिवॉल्व होने में कितना टाइम लेता है, तो वो है बुध अर्थात मरकरी। कितने दिन में? 88 डेज में चक्कर लगा लेता है, 88 डेज में चक्कर लगा लेता है ना। अगर हम आपसे पूछें ये आपका सूर्य है, क्या है? ये आपका सूर्य है, तो क्या क्वेश्चन पूछता है यहाँ सबसे ज़्यादा? अब वो पूछने बंद हो गए कि भैया बहन वहन कौन है, पूछ ले तो सब करके आएंगे। पहला ग्रह का नाम बताओ, आप नाम बताओ इनके सबके। क्या बोलेंगे? इनके सबके नाम बताओ आप मुझे फटाफट से, सबके नाम बताओगे, ठीक है, क्या क्या नाम है इन सबके, बताओ जी भैया। तो आप क्या बोलेंगे? इसका नाम है आपका, क्या बोलते हैं उसको? बुश नाम का आदमी था, कहाँ रहता था? बुश नाम का आदमी पृथ्वी पर रहता था। 3 दिन वो बाल नहीं कटवाता था अंधविश्वास के चलते। मंगल, बृहस्पतिवार और शनिवार। और 2 बेटे उसके, अरुण और वरुण। क्या? अरुण और वरुण। तो क्या बोलोगे? बुध बोले तो मरकरी हो गया, शुक्र बोले तो वीनस हो गया, पृथ्वी बोले तो अर्थ हो गया, मंगल बोले तो मार्स हो गया, बृहस्पति बोले तो जुपिटर हो गया, और आपका शनि बोले तो सैटर्न हो गया, अरुण बोले तो यूरेनस हो गया, और वरुण बोले तो नेपच्यून हो गया, नेपच्यून हो गया। तो यहाँ पर क्या है, जो पहले 4 ग्रह हैं, पहले जो ये 4 ग्रह हैं, इन चारों को क्या कहते हैं? और ये जो बाद वाले 4 ग्रह हैं, इन चारों को क्या कहते हैं? तो पहले वाले जो 4 हैं ये कैसे हैं? ये ठोस के बने हुए हैं। ये कैसे हैं? ये सॉलिड होते हैं। और ये सारे के सारे होते हैं गैस के बने हुए, अर्थात गैसियस होते हैं। क्या होते हैं? गैसियस होते हैं। इन्हीं को इसी वजह से कहा जाता है आपका जोवियन प्लेनेट। क्या? जोवियन बोल दो इनको, बाहरी प्लेनेट इनको बोल दो। क्या बोल दो? बाहरी प्लेनेट इनको बोल दो। क्या बोल देंगे? जोवियन बोल दो, या इनको बाहरी प्लेनेट बोल दो, या इनको बोल दो आप गैसीय दानव। गैसीय दानव भी इन्हीं को कहा जाता है, यानी कि गैसियस, गैस जेंट्स इनको कहा जाता है, गैस जेंट्स इन्हीं को कहा जाता है। तो ये गैसियस प्लेनेट हो गए। सॉलिड जो ठोस हैं इनको बोलते हैं इनर प्लेनेट, इनर, इनर, इनर अर्थात ये आपका आंतरिक ग्रह हो गए। कैसे हो गए? आंतरिक हो गए, आंतरिक। और ये चट्टानों के बने हुए हैं, ठोस भी हैं, इसीलिए कई बार इनको स्थलीय भी कहते हैं, स्थलीय, टेरेस्टेरियल प्लेनेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेरिस्टेरियल प्लेनेट भी इनको बोलते हैं, टेरिस्टेरियल प्लेनेट। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बोलो भाई। अरे बोलो नहीं भैया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। अच्छा, जब कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इतना और याद रख लेना कि ये जो 4 है इनके बीच में यहाँ मिलते हैं आपका क्षुद्र ग्रह। क्या मिलते हैं यहाँ पर? यहाँ पर एस्ट्रॉइड्स मिलते हैं। तो एस्ट्रॉइड्स कौन से 2 ग्रहों के बीच हैं? मंगल और बृहस्पति के बीच में। यहाँ पर कौन सा है ये मंगल है, और यहाँ पर है आपका बृहस्पति। मंगल और बृहस्पति के बीच में यहाँ पर क्या मिलते हैं? यहाँ पर मिलते हैं क्षुद्र ग्रह। क्या मिलते हैं? क्षुद्र ग्रह अर्थात एस्ट्रॉइड्स मिलते हैं, एस्टेरॉइड्स मिलते हैं, एस्ट्रॉइड्स। मुझे बताओ सबसे बड़ा एस्ट्रॉइड कौन सा है? सबसे बड़ा एस्ट्रॉइड कौन सा है? सबसे बड़ा एस्ट्रॉइड वो कौन सा है, यानी कि सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह? तो वो है सैरस। क्या है? सैरस। क्या बोलोगे? सबसे बड़ा एस्ट्रॉइड सैरस है। और यदि एस्ट्रॉइड टूट जाए तो वो किस में बदल जाता है? वो मेट्रॉइड में बदल जाता है, यानी कि उल्का पिंड में बदल जाता है। तो मैं कभी भी पूछूंगा उल्का पिंड का निर्माण किसके टूटने से होता है, तो आप क्या बोलोगे? भैया क्षुद्र ग्रह के टूटने से। ये क्षुद्र ग्रह अगर यदि बिखर जाए तो बिखर के किस में बदल जाएगा? तो बिखर के ये उल्का पिंड हो जाता है, यानी मेट्रॉइड में बदल जाता है। किसमें? उल्का पिंड में बदल जाता है ना, उल्का पिंड में ये बदल जाता है। ओके, आओ जी आगे। राजकोषीय नीति रिक्त स्थान की नीति है। राजकोषीय नीति किसकी नीति है, बताएंगे जी? तो ये सरकार की है। हाँ जी, सरकार। देखो राजकोषीय से मतलब क्या होता है? जो फिस्कल पॉलिसी है, फिस्कल पॉलिसी से मतलब है जो भी पैसा आया, रेवेन्यू जितना भी आएगा, और जो भी खर्चे होंगे, एक्सपेंडिचर होंगे, वो सब आपका क्या बोलेंगे? सरकार की नीति है। लेकिन इसको तैयार कौन करता है? याद रख लेना, इसको तैयार करता है वित्त मंत्रालय। कौन?
फाइनेंस मिनिस्ट्री इसको तैयार करती है, वित्त मंत्रालय इसको क्या करता है, तैयार करता है, वित्त मंत्रालय। भारत में सिक्के की दशमलव प्रणाली को कब बदला? दशमलव प्रणाली यानी कि आप सबको पता होना चाहिए पहले क्या होता था। पहले प्राचीन समय में क्या होता था, जो 1 रुपया होता था वो आनों में विभाजित था। 1 रुपये में 16 आने होते थे। कितने होते थे? 16 आने। 1 रुपये में 16 आने। और एक जो आना होता था वो 4 पैसे के बराबर होता था। कितने के? 4 पैसे, यानी 64 पैसे होंगे आपका 1 रुपये में। भाई 1 रुपये में कितने पैसे होंगे? 64 पैसे होंगे। लेकिन इस व्यवस्था को बदल के क्या कर दिया गया, 1 रुपये में होंगे आपका कितने? 100 पैसे। यही तो होते थे 100 पैसे, बताओ भैया। आप कहेंगे हाँ जी। ये कब से किया गया आपका? तो इसके लिए बोलते हैं आपका सिक्के की दशमलव प्रणाली अप्रैल 1957 से की गई, 1957 से, ठीक है। और अगर बोले तो 1 अप्रैल को ही की गई थी साहब, 1 अप्रैल 1957 को। लेकिन इसमें एक डेट है आपका, याद रखना, 1 जून 1964। 1 जून 1964 को क्या कर दिया गया, नया नया शब्द हटाया गया, नया शब्द हटाया गया। नया शब्द किससे हटाया गया भैया? वो याद रख लेना, क्योंकि यहाँ पर जब सिक्का आया था तो उसको बोला गया था नया पैसा। क्या बोला गया था? नया पैसा बोला गया था। लेकिन नया पैसा में नया शब्द हटा करके एक पैसा लिखा। क्या बोलेंगे? एक पैसा लिखा उसको, एक पैसा। कब से? आपका 1 जून 1964 से। फिक्की का पूर्ण रूप क्या है? फेडरल इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, फेडरल इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। क्या बोलेंगे? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। एकदम से ठीक है, एकदम से ठीक है। कब बना बताना जरा, फिक्की कब बना था? फिक्की कब बना था, यहाँ लिख लें। फिक्की बना था आपका कब? 1927 में, 1927 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? नई दिल्ली में है। कहाँ पर है? नई दिल्ली में। गांधी जी के कहने पर इसकी स्थापना हुई थी। और इसको जो बनाया, अगर मैं पूछूं तो आपसे, घनश्याम दास बिड़ला, आपने नाम सुना हो तो, घनश्याम दास बिड़ला। और घनश्याम दास बिड़ला के साथ में दूसरे व्यक्ति थे आपका पुरुषोत्तम दास ठाकुर। कौन? पुरुषोत्तम दास ठाकुर, पीडी ठाकुर, पुरुषोत्तम दास ठाकुर। किसकी सलाह पर? महात्मा गांधी की सलाह पर इसको स्थापित किया गया था। वर्तमान में आप मुझे बता सकते हैं फिक्की के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में, अगर चेंज ना हुए हों तो वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो है हर्षवर्धन अग्रवाल। कौन है? हर्षवर्धन अग्रवाल वर्तमान में है। अच्छा, ऐसे ही एक संगठन आता है एसोचैम। क्या? एसोचैम। एसोचैम का पूरा नाम कौन बताएगा? फिक्की और एसोचैम दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसको बोलते हैं आप, एसोचैम का मतलब है द एसोसिएट चैम्बर्स, द एसोसिएट चैम्बर्स। क्या बोलेंगे? द एसोसिएट चैम्बर्स, एसोसिएट चैम्बर्स, ये बात याद रखना। एसोसिएट चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो एक कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के ही हैं दोनों। ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। कौन बता सकता है? उसको घोषित करो आप लोग। टॉपर आज की क्लास का सिर्फ एक ही टॉपर घोषित करेंगे। एसोचैम की स्थापना किसने की थी? जब मुझे कभी मिलो तो बताना भैया मैं टॉपर था उस दिन, और सही बोलना, ठीक है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1920 में। कब? 1920 में इसकी स्थापना हुई थी, याद रख लेना, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर आपसे पूछ ले तो क्या बोलेंगे? नई दिल्ली में है। कहाँ पर है हेडक्वार्टर भाई साहब इसका? नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर है? नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। ओके, आगे आएंगे। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री सांसद आदर्श ग्राम योजना कब शुरू हुई थी? प्रधानमंत्री सांसद आदर्श, आपका सांसद को एक गांव गोद लेना था और उसका विकास करना था। तो 11 अक्टूबर 2014 को शुरू हुई थी, ठीक है। 28 अगस्त 2014 को कौन सी शुरू हुई थी? पीएम जनधन योजना। क्या बोलोगे? जनधन योजना। पीएम जनधन योजना, जिसमें साथ ही मेरा खाता भाग्य विधाता को शुरू किया गया 23 जुलाई 2010, नहीं जानते। 9 मई 2015 को देश में शुरू हुई थी पीएम सुरक्षा बीमा योजना। क्या? पीएम सुरक्षा सुरक्षा बीमा योजना। पीएम सुरक्षा बीमा योजना शुरू हुई थी 9 मई 2015 को। पीएम ग्राम सड़क योजना कब शुरू हुई थी बताओ? पीएम ग्राम सड़क योजना कब शुरू हुई थी? ग्राम सड़क योजना वो शुरू हुई थी सन 2000 में। कब शुरू हुई थी? वो सन 2000 में शुरू हुई थी। पीएम ग्रामोदय योजना भी इसी वर्ष शुरू हुई थी। पीएम ग्रामोदय योजना कब शुरू हुई थी? तो पीएम ग्रामोदय योजना भी शुरू हुई थी आपका सन 2000 में। क्या बोलोगे? सन 2000 में शुरू हुई थी।
एक ब्लॉटिंग पेपर स्याही कैसे सोखता है, स्याही को कैसे सोखता है, ठीक है, जैसे आप पोछे पे वहाँ पोछा भी लगाते होगे तो ऐसे कैसे ऑब्जर्व करता है, तो उसमें क्या होता है, कैपिलरी प्रोसेस होता है, कैपिलरी प्रोसेस। अगर आप पानी भरोगे और उसमें एक नली छोड़ दोगे, तो जैसे मान के चलो पानी का तो आपका क्या बोलोगे, पानी का तो यहाँ तक है आपका जो स्तर है, तो पानी नली में ऊपर रहेगा या नीचे, बताओ फटाफट से, तो क्या कहोगे, यहाँ से थोड़ा बढ़ता हुआ रहेगा, इस जल स्तर से थोड़ा बढ़ता हुआ रहेगा। तो ये किसकी वजह से होता है, केशिकत्व की वजह से। जैसे लालटेन है, लालटेन में क्या है, नीचे तेल रहता है, लालटेन में बत्ती से तेल कहाँ पहुँच जाता है, ऊपर। लालटेन में बत्ती से ऊपर की ओर तेल का जाना, ऊपर की ओर, ऊपर की ओर जो तेल जाता है आपका, वो किस वजह से जाता है, तेल का जाना, तो वो जाता है आपका कैपिलरी प्रिया, किससे, कैपिलरी से। जैसे कि खेत है, खेत भी है आपका किसी का, तो खेत में क्या करते हैं, इसको जुताई कर देते हैं ताकि नीचे जो केश नली है वो क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए, और जो वो ऊपर खेत सूखे ना, ज़्यादा उसकी नमी बनी रह जाए, है ना। अच्छा, यहाँ पे मुझे एक और बात बताओ, जैसे कि एक प्रोसेस आता है यहाँ पर आपका सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव को जानते हैं। कोई भी वस्तु, क्या बोलेंगे आपका, जैसे हम पूछते हैं वर्षा की बूंद है वो गोल क्यों होती है, तो जो मिनिमम क्षेत्रफल को ग्रहण करने की बात, मिनिमम एरिया को, जो आपका क्या बोलेंगे, मिनिमम एरिया को जो होल्ड करने की बात होती है उसको बोलते हैं हम सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या होता है, टाउ बराबर होता है आपका एफ अपॉन एल, यानी कि एक बल लगा होता है और एकांक लंबाई पर लगा होता है। बल को किस में नापते हैं, न्यूटन में, और लंबाई को मीटर में, मीटर में, ठीक है, इसको डाइन पर सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं। तो न्यूटन पर मीटर में आपका पृष्ठ तनाव को मापा जाता है। पृष्ठ तनाव के उदाहरण लिखो जरा, एक एक उदाहरण। उदाहरण क्या बोलोगे, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है, जो आपका वर्षा की बूंद है, वर्षा की बूंद है वो क्या हो जाती है, वर्षा की बूंद हो जाती है आपका गोलाकार, क्या हो जाती है, गोलाकार हो जाती है। अच्छा भाई साहब, ठीक है। दूसरी चीज क्या है वर्षा की बूंद के अलावा, क्या बोलोगे, वर्षा की बूंद के अलावा दूसरी चीज आपको, जो गर्म सूप है वो स्वाद लगता है, गर्म सूप कैसा लगता है, हॉट सूप वो कैसा लगता है, टेस्टी लगता है, स्वादिष्ट लगता है, क्योंकि वो क्षेत्रफल को धारण करता है, आपका गर्म सूप हो गया आपका। अच्छा मुझे बताओ, जो पृष्ठ तनाव है इसमें अगर यदि मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं तो क्या चेंज आएगा, टेम्परेचर को यदि बढ़ा दिया जाए तो सरफेस टेंशन क्या होता है, घट जाता है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, और इसके बीच में जो इंटर मॉलिक्यूल फोर्स होता है, जो अंतराणविक बल होता है वो कम हो जाता है। और सरफेस टेंशन क्या है, क्या जीरो हो सकता है सरफेस टेंशन, हाँ जीरो हो सकता है, लेकिन जीरो होगा ये आपका किस पर, क्रांतिक ताप पर होगा, किस पर, क्रिटिकल टेम्परेचर पर होगा, क्रांतिक ताप पर, किस पर, क्रिटिकल टेम्परेचर पर ये क्या हो जाएगा, क्रिटिकल टेम्परेचर पर ये जीरो हो जाता है। तो वर्षा की बूंद हो गई, सेविंग, जो सेविंग का ब्रश है उसके बालों का चिपकना आपस में, सेविंग ब्रश, क्योंकि वो मिनिमम एरिया चाहता है ना, मिनिमम एरिया वो चाहता है ना, मिनिमम एरिया, ऐसे गोल हो जाना, गोल होकर मिनिमम हो सकता है, चौकोर होकर नहीं हो सकता। ओके, आगे बताओ, इनमें से कौन सी धातुओं की अभिक्रियाशीलता के आधार पर सही अवरोही क्रम है, सही अवरोही क्रम है, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर है, घटता हुआ क्रम है। एल्यूमिनियम, कॉपर, कैल्शियम, नहीं भैया, एल्यूमिनियम नहीं, पहला आएगा आपका कैल्शियम, कैल्शियम को पहले ले लो, कैल्शियम को पहले ले लो, फिर एल्यूमिनियम को, फिर कॉपर को। कैल्शियम, एल्यूमिनियम, कॉपर, और फिर आपका क्या बोलेंगे, Hg अर्थात पारा हो जाएगा। लेकिन मैं अगर पूछूं आपसे, सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील किस, सबसे ज़्यादा जो साथी रिएक्टिविटी होती है, सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु कौन सी होती है, बताना ज़रा, सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु कौन सी होती है, सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव रिएक्टिव मेटल होता है वो क्या होता है, वो Cs होता है, सीजियम होता है, क्या होता है, सीजियम होता है, सीजियम होता है। आवर्त सारणी पढ़ रखी है आप सब लोगों ने, आप सब लोगों ने मुझे ये बताओ फटाफट से, पीरियोडिक टेबल पढ़ रखी है, तो पीरियोडिक टेबल किसने दी थी बताओ सबसे पहले, आवर्त सारणी, पीरियोडिक टेबल की अगर हम बात करें तो आवर्त सारणी को पेश किया सबसे पहले किसने, दिमित्री मेंडलीफ ने, किसने, मेंडलीफ ने किस ईयर में मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी प्रस्तुत की थी, ईयर बताओ उसका, ईयर। तो मेंडलीफ ने जो परमाणु सारणी अपनी प्रस्तुत की वो प्रस्तुत की थी 1869 में, और इसका जो आधार था वो क्या था, इसका आधार था परमाणु भार, एटॉमिक मास को, किसको, एटॉमिक मास, परमाणु भार अर्थात एटॉमिक मास पर ये बल देता था। और ये कहता था कि जितने भी आपका जो तत्व हैं, यानी इसकी सीधी सी परिभाषा ये थी कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आपका
एटॉमिक मास, ये उसकी परिभाषा थी। लेकिन इसके बाद में आपका मोजले ने आधुनिक आवर्त सारणी बनाई, मोजले ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल उसने बनाई 1913 में, 1913 में। और इसने क्या बताया कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण के परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं, परमाणु क्रमांकों के। मुझे आज भी याद है, मैं जब एक बार एएलपी पेपर देने गया था आपका, एएलपी एनटीपीसी वाला है ना, 2015 वाले का जो है, तो उसमें यही परिभाषा पूछी गई थी मोजले की, मोजले की, कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। ये किसने कहा था? तो ये मोजले ने कहा था। किसने? तो मोजले ने अपनी कब दी परमाणु आपका वो पीरियोडिक टेबल 1913 में दी थी। अब मुझे बताओ मेंडलीफ ने जो अपनी टेबल दी थी, ये पीरियोडिक टेबल, इसमें कितने एलिमेंट्स उसने बताए थे? 63 एलिमेंट्स बताए थे, 63 बताए थे ना, इसमें मुझे कन्फ्यूजन है, बताओ जरा। इसमें 63 तत्व उसने बताए थे। क्या मैं सही हूँ? यस और नो, यस और नो, यस और नो, बोलो भी फटाफट से, यस और नो। जी हाँ, 63 ही बताए थे। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कैसे, जैसे कि अभी क्रियाशीलता है, एक क्वेश्चन पूछा था परमाणु त्रिज्या वाला, सबसे इंपॉर्टेंट है परमाणु त्रिज्या, यानी कि एटॉमिक रेडियस। जो एटॉमिक रेडियस है, एटॉमिक रेडियस है वो क्या होगा? देखो तत्व में क्या होता है, जैसे चलते हैं तो क्या होता है? आवर्त बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? आवर्त बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कॉलम, अर्थात समूह कहते हैं, समूह, खड़े पंक्ति को। तो कितने आवर्त होते हैं आपका? 7 तो आवर्त होते हैं। और समूह कितने होते हैं? 18 होते हैं। समूह कितने होते हैं? 18 होते हैं। तो जो परमाणु त्रिज्या, अब ऐसे साइन लगाएं तो कैसे चल रहे हैं हम बताओ? तो हम चल रहे हैं आपका, यानी कि हम चल रहे हैं बाएं से दाएं, लेफ्ट टू राइट, यानी कि आवर्त में लेफ्ट टू राइट यदि चलेंगे तो परमाणु त्रिज्या क्या होगी? डिक्रीज हो जाएगी, घट जाएगी। और यदि समूह में ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो वो हमेशा बढ़ेगी। क्या बोलेंगे? वो आपका इंक्रीज हो जाएगी। जैसे ये पूछा जाता है इलेक्ट्रॉन बंधुता, सबसे ज़्यादा पूछी जाती है इलेक्ट्रॉन बंधुता। तो इससे क्या होगा? आपको नाम याद करने की जरूरत नहीं होती। फिर इलेक्ट्रॉन बंधुता, यानी कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करें, किसकी? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात अगर हम करें तो वो क्या होती है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अगर आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के लिए तो वो हमेशा बढ़ेगी। बस उसका अपवाद होता है हैलोजन, हैलोजन के मामले में वो घट जाती है, नहीं तो हैलोजन तक वो बढ़ती है। और ऊपर से नीचे जाओगे तो वो क्या हो जाएगी? घट जाएगी। क्या हो जाएगी? घट जाएगी। और यही सेम कॉन्सेप्ट लगता है आपका आयनीकरण ऊर्जा पर। आयनीकरण ऊर्जा यानी कि आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन एनर्जी पर भी क्या फर्क पड़ेगा? सेम, वो इधर लेफ्ट टू राइट चलने में बढ़ेगी और ऊपर से नीचे की तरफ घटेगी। ठीक है, क्या बोलेंगे? घटेगी आपका। और ऐसा ही सेम इम्पैक्ट पड़ता है आपका किस पर? जिसको हम बोलते हैं विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता। तो ये तीनों एक जैसी चीज है, विद्युत ऋणात्मकता। यानी कि अगर हम पूछे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर क्या फर्क पड़ेगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर तो वो क्या होगी? ऐसे चलेंगे तो वो बढ़ जाएगी और ऐसे चलेंगे तो वो घट जाएगी, घट जाएगी। ठीक है, जैसे कि हम उसमें देखते हैं ना, विद्युत ऋणात्मकता उसमें देखा जाता है आपका, किस में देखा जाता है आपका? फिर कल बाहर आई फ्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन, आपका ब्रोमीन, आयोडीन, इसमें आप उसको चेक कर सकते हैं। थम्सअप करें यहीं बस, इधर चलेंगे तो बढ़ेंगे, नीचे की तरफ चलेंगे घटेंगे। लेकिन वो किसके केस में होगा? बाकी 3 केसेस में, एक केस में नहीं होगा। ओके, बोलो भी फटाफट से। पाचन तंत्र के चरणों का निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? उत्सर्जन, अंतर्ग्रहण, अवशोषण, पाचन, अवशोषण, उत्सर्जन, पाचन, अंतर्ग्रहण, अंतर्ग्रहण, अवशोषण, उत्सर्जन, पाचन, अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण या उत्सर्जन होगा। बोलो भी फटाफट से, फटाफट से बताएंगे। सर आपने एग्जाम को तब क्लियर कर दिया होगा। अब तो यार बात गई, रात गई। अब तो क्या क्लियर और ना क्लियर सब एक जैसा है ना? बताओ तुम फटाफट से, कौन सा अनुक्रम सही है? कौन सा अनुक्रम सही है? इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन या एक्सक्रीशन? और पांचवा कौन सा होगा? पांचवा तो होता है इसमें आपका परित्याग, डिफेकेशन जो होता है, डिफेकेशन जो होता है, परित्याग होगा, परित्याग होगा। ठीक है, तो अंतर्ग्रहण में क्या होता है? भोजन मुख में आया भैया, भोजन मुख में आया। अच्छा मुझे एक क्वेश्चन बताओ, मुख में जब आप खाना खाते हो तो जो भोजन है वो लार के साथ में मिल जाता है। तो भोजन जब लार के साथ मिल जाता है तो उसको क्या कहते हैं? मुझे बताओ। फूड, फूड जब आपका सलाइवा के साथ में मिक्स हो जाए, खाना जब लार के साथ मिल जाए तो उसको क्या बोलते हैं? तो क्या बोलोगे? उसको कहते हैं बोलस। क्या बोलते हैं? बोलस बोलते हैं। खाना जब साथी आपका आमाशय में चला जाए, आमाशय का मतलब स्टोमक में चला जाए, तो स्टोमक में जब खाना जाता है तो वहाँ पर HCl मौजूद रहता है, नहीं होता? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेट में, हाँ जी भैया। तो ये क्या करता है भोजन को? अब ये तो अम्ल है ना, तो ये भोजन को क्या बना देता है? अम्लीय कर देता है, अम्लीय कर देता है। लेकिन देखो अब अम्लीय क्या है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन हो सकता है ना, जो आमाशय स्टोमक है, जो उसकी इंटरनल लेयर है,
जो आमाशय की आंतरिक परत है उसको HCl से नुकसान ना पहुंचे उसके लिए क्या होता है हमारी बॉडी में, ये आपसे मेरा क्वेश्चन है। HCl हमारे स्टोमक की जो साथी इनर लेयर है, आंतरिक परत है। बोलो भी फटाफट से, बोलो भी फटाफट से, सारे लोग आंसर बताएं, फटाफट से आंसर बताएं सारे लोगों को, सारे लोगों का आंसर आना चाहिए। ऊपर दिखाओ, ऊपर ऊपर क्या पूछ रहे हैं। अरे यार, बोलो भी फटाफट से, क्या बोलेंगे। अम्लीय, अम्लीय भैया यहाँ पढ़ने आया करो, बस किसी तरह की पॉलिटिक्स करने मत आया करो। रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कथन है, क्योंकि आप कितना भी शोर मचाओ कोई नहीं सुनेगा, इसलिए पढ़ लिख के कामयाब हो जाओ, अपनी चीज़ों के लिए फोकस रखो, अपने टारगेट पर। अतिरिक्त चीज़ों पर ध्यान लगाने का मतलब आपकी कोई नहीं सुन रहा है ना। कुछ भी कमेंट में लिखने लगते हो, कुछ भी मत लिखा करो प्लीज, रिक्वेस्टिंग टू यू, फोकस ऑन द टारगेट। कौन सा एक सही कथन नहीं है। यकृत और अग्नाशय का स्राव आमाशय में जाता है, बिल्कुल गलत बात है। देखो यकृत से क्या जाता है, बाइल जूस जाता है, बाइल जूस पित्तरस जाता है, और पित्तरस कहाँ जाता है, पित्तरस, पित्तरस पहले कहाँ जाएगा, पित्तरस जाएगा आपका पित्ताशय में जाएगा। पित्ताशय कहाँ पर जाएगा, वो आमाशय में थोड़ी जाएगा, वो जाएगा पित्ताशय में। भाई बाइल जूस कहाँ जाता है, गॉल ब्लैडर में ही तो जाएगा। बोलो यस और नो, सबका आंसर आए। आप कहोगे हाँ भैया गॉल ब्लैडर में जाएगा आपका बाइल जूस हमेशा, तो गलत हो गया, पहला ही गलत हो गया। क्या हो गया, पहला ही गलत हो गया। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, पुरुष एकल का। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन तो ये तो पहला हो गया, हमेशा क्या क्रम बताया था मैंने, ऑफ बाउ होता, ऑफ बाउ, ऑफ बाउ। ऑस्ट्रेलियन होगा, फिर फ्रेंच होगा, फिर विंबलडन होगा, फिर US ओपन होगा। ये जनवरी में हो जाता है, जनवरी में। तो किसने जीता, जॉनिक सिनर ने जीता है। जॉनिक सिनर कहाँ के खिलाड़ी हैं, इटली के खिलाड़ी हैं, इटली के खिलाड़ी हैं। और उपविजेता कौन रहे हैं इसमें, अलेक्जेंडर ज्वेरेव रहे हैं, अलेक्जेंडर ज्वेरेव, जो कहाँ के खिलाड़ी हैं, ये जर्मनी के हैं। और ये क्या रह गए हैं इसमें, रनर अप रह गए हैं, रनर अप, यानी कि उपविजेता रह गए हैं, उपविजेता। तो इस साल का तो यही हुआ है, तो इससे ज़्यादा तो नहीं पूछा जाएगा। ज़्यादा ज़्यादा पूछ लेगा 2024 का लास्ट वाला। तो 2024 लास्ट क्या हुआ था आपका, तो वो हुआ था आपका 2024 लास्ट US ओपन। सबसे लास्ट में क्या होगा, US ओपन होगा। तो US ओपन हुआ था 2024 का, तो उसका जो विजेता रहा था, और महिला दोनों को याद रखना, उपविजेता नहीं, विजेता उसमें रहा था आपका जैनिक सिनर। पिछले वाले में भी जैनिक सिनर, कहाँ का खिलाड़ी है जैनिक सिनर, इटली का। और अगर पूछे ये तो मेन कैटेगरी में रहे, तो फीमेल में कौन रहा था विजेता, फीमेल कैटेगरी में रही थी आपकी आर्यना सबालेंका रही थी। कौन, आर्यना सबालेंका। कहाँ की आर्यना सबालेंका, अरना सबालेंका, ये कहाँ की खिलाड़ी हैं दोस्त, तो आप कहोगे ये आपका कहाँ की खिलाड़ी हैं, सारे लोग आंसर करें। तो ये भैया बेलारूस की खिलाड़ी हैं, कहाँ की, बेलारूस की खिलाड़ी हैं, ठीक है, बेलारूस की। लेकिन अभी जो ये आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ था, ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ था, इसमें ये आर्यना सबालेंका हार गई थी। इसमें कौन जीती थी फिर, ऑस्ट्रेलियन ओपन अगर 2025 फीमेल की बात करें, तो फीमेल में कौन जीती थी, फीमेल में जो विजेता थी, विजेता फीमेल में विजेता रही हैं इस बार आपका, उनका नाम है मैडिसन कीज। कहाँ की खिलाड़ी है मैडिसन कीज, बहुत पूछा जाता है, याद रखना, टेनिस खिलाड़ी का देश का नाम पूछा जाता है। मेडिसन कीज कहाँ की है, USA की। जैसे मैं आपसे पूछूं प्राचीन खिलाड़ियों में, राफेल नडाल कहाँ के खिलाड़ी थे, तो स्पेन के खिलाड़ी थे। राफेल नडाल कहाँ के, स्पेन के खिलाड़ी थे। अगर मैं आपसे पूछूं रोजर फेडरर कहाँ के खिलाड़ी थे, तो रोजर फेडरर आप कहोगे भैया वो स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी थे, जीते हुए किसी व्यक्ति के नाम का सिक्का जारी किया था स्विट्जरलैंड ने। अगर मैं आपसे पूछ लूँ एक और व्यक्ति थे नोवाक जोकोविच, वो कहाँ के खिलाड़ी, ये बहुत पूछा जाता है, नोवाक जोकोविच। केंद्रीय बजट 2025-26 किस थीम के साथ में पेश किया गया है, केंद्रीय बजट 2025-26 किस थीम के साथ में पेश किया गया है, सबका विकास सबका साथ, सबका साथ सबका विकास, विकसित भारत। तो ये पेश किया गया सबका विकास के साथ में। अच्छा आप मुझे बता सकते हैं कि इसमें जो बजट था वो कितने रुपए का बजट था टोटल, इंडिया का टोटल बजट कितना था, तो आप क्या होगे, 50 लाख करोड़ का बजट था, 50,63,345 करोड़ का बजट था। ये इतने रुपए का बजट था। इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि रक्षा क्षेत्र के लिए कितने थे, तो 4,91,000 करोड़ थे। कितने, 4,91,000 करोड़ थे, 4,91,000 करोड़ थे, ठीक है। और इसमें आपका परिवहन के लिए कितना था, परिवहन के लिए रक्षा, इससे रक्षा से भी ज़्यादा था, वो था आपका 5,48,000 करोड़ रुपए। शिक्षा के लिए कम है देश में, अभी उतनी ज़रूरत नहीं है पढ़ने लिखने की। शिक्षा, शिक्षा के लिए आपका 1,28,00,000, क्योंकि शिक्षा के लिए कम भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा। अभी रक्षा के लिए बहुत ज़रूरत है, कल को हमको पाकिस्तान के घुटने भी टिकाने हैं ना, कल को पाकिस्तान से सॉरी भी तो बुलवाना है हमको,
उनको बहुत नुकसान करना, उनके हर एक आतंकवादी को निकाल निकाल के मारेंगे हम, एक एक। और देखो अब वो ढूंढ नहीं लिए हमने आतंकवादी, आप बताओ सारे। आपको नहीं मिले क्या वो, अभी उनको पनिशमेंट नहीं मिला अभी? तो रक्षा बजट हमको बहुत मजबूत करना जरूरी है, क्योंकि फिर हम उसको मतलब डाउन फील कराएंगे ना थोड़ा सा अपनी ताकत का प्रयोग करके। 9 अक्टूबर 2024 को कौन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 5,000 रन बनाने पहले पहले खिलाड़ी बने हैं? कौन बने हैं? हंसने की बात नहीं है दोस्त, हंसने की बात नहीं है, हंसने की बात नहीं है, दर्द की बात है। बोलो, फटाफट से बताएंगे। 5,000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो जो रूट बन गए, जो रूट। विराट कोहली ने संन्यास ले लिया भैया। जब भी कोई खिलाड़ी संन्यास लेगा तो याद रखना एसएससी क्वेश्चन पूछेगी, संन्यास ले लिया, कितने संन्यास? मुझे बताओ, विराट कोहली का जो पहला मैच था वो किसके खिलाफ खेला था विराट कोहली ने? पहला मैच टेस्ट की बात कर रहे हैं, पहला मैच टेस्ट का विराट कोहली ने खेला था वेस्ट इंडीज के खिलाफ। किसके खिलाफ? वेस्ट इंडीज। कोई डाउट नहीं, जबरदस्त और शानदार चीकू का। अंतिम मैच किसके खिलाफ हुआ? अंतिम मैच, अंतिम मैच बताओ, अंतिम मैच टेस्ट का ये हुआ भैया आपका ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। किसके? अंतिम मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हुआ। पहला मैच किस वर्ष खेला था? 2011 में खेला था टेस्ट। कुल टेस्ट शतक कितने हैं बताओ? विराट कोहली के कुल टेस्ट शतक कितने हैं? कुल टेस्ट शतक पहले जैसे तेंदुलकर जी के पूछे जाते थे, अब इनके पूछे जाएंगे। कुल टेस्ट शतक कितने हैं? तो वो है 30। कितने मैच खेले हैं? कुल कुल आपका 123 मैच खेले हैं, 123 मैच खेले और उसमें रन बनाए लगभग 9,000, लगभग 9,000। ठीक है। अच्छा, 200 कितनी बार बना रखे हैं? डबल सेंचुरी 200 बनाए हैं 7 बार। कितनी बार? 7 बार। और बेस्ट स्कोर कितना है? 254 का। बेस्ट स्कोर कितना है? बेस्ट स्कोर है आपका 254, 254। ठीक है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप कितनी बार हो चुकी हैं? 2 बार हो चुकी हैं। 2021 कौन जीता था? 2021 न्यूजीलैंड जीता था, भारत हारा था। 2023 ऑस्ट्रेलिया जीता, ऑस्ट्रेलिया जीता। वो आपका ट्रेविस हेड जिम्मे हो रहा है इंडिया के। 2023 में ऑस्ट्रेलिया जीता, फिर से कौन हारा? भारत हारा, भारत हारा। ओके, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में। अच्छा मुझे बताओ, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में सबसे ज़्यादा विकेट किसने ले रखे हैं? सबसे ज़्यादा विकेट भारत की तरफ से तो रविचंद्र अश्विन है, लेकिन सबसे ज़्यादा विकेट उनके नहीं है। ठीक है, वो इंडिया की तरफ से सबसे ज़्यादा है उनके। ये हैं सबसे ज़्यादा नाथन लियोन के। किसके? नाथन लियोन, जो कि ऑस्ट्रेलिया का बॉलर है। नाथन लियोन कितने विकेट है? वो हैं आपका 89 विकेट्स। रविचंद्र अश्विन के 78 विकेट्स। कितने? उनके 78 विकेट है, 78 विकेट है। ओके, तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका। कुल टेस्ट शतक हो जाएंगे आपका। और क्या पूछा जा सकता है? 50-50 तो पूछे नहीं जाएंगे। ओके, ये आप याद रखना। होमवर्क, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 जो का जो फाइनल हुआ, कहाँ और किन देशों के बीच में हुआ? तो कहाँ, तो आप हम आपको बता देते हैं, ये हुआ था आपका इंग्लैंड में। कहाँ पर हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। हुआ किस किस के बीच में, ये आपको देखना है। हुआ किस किस के बीच में, दोनों आपको देखना। ओके, ख्याल रखिए अपना। सर कल जो, हाँ कल जो फोटो आपने सर इंस्टाग्राम पर डाली थी उस लड़के का पता चल गया। हाँ जी, उनका फ़ोन आया था और वो तो नहीं बैठे हुए हैं, शुभम भाई से बात हुई थी उनकी, तो उन्होंने उनको मैसेज किया कि सर थैंक यू, और हमारे भाई हमें सकुशल मिल गए हैं और आप सबकी वजह से ये पॉसिबल हुआ। ठीक है, क्योंकि उस पर अपने इंस्टाग्राम पे हम ऐसा नहीं है कुछ भी डाल देते हैं, कभी कभार 2 4 10 5 दिन में अपनी कोई पोस्ट जाती है, कोई सूचना आपको देनी होती है वो हम दे देते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ भी इंडिया क्रिकेट चल रहा था, क्रिकेट के ऊपर रील बना के डाल दी। अपने इवेंट होते हैं कुछ अपने ऑर्गेनाइजेशन के, उन इवेंट्स को लेकर के, या कभी आप तक कुछ भाव पहुंचाने हैं, फैमिली की कोई चीज़ पहुंचानी है, तो कभी कभार हम उसको भेजते हैं। बाकी हम स्टोरी के माध्यम से आपको हमेशा बताते रहते हैं कि भाई यहाँ पर आपको कब क्लासेस शुरू होंगी, कैसे शुरू होंगी, आपसे कोई वक्तव्य करना है, कोई चीज़ करनी है, कोई सूचना देनी है, तो उसके लिए, है ना। तो वो कामयाब हुआ हमारे एक्टिव सदस्यों की वजह से। थैंक यू आप सबको। तो यहाँ पर इसका आंसर लिखना मत भूला करिए और आगे बढ़ते रहिए, हमेशा लाइफ में मेहनत करते रहिए। आपका टाइम कहीं और बहुत ज़्यादा एक्सपेंड होता हो, ख़राब होता हो, तो साथ ही उसको मैनेज करिए। आप ही करोगे आपकी चीज़ों को सही करने, दुनिया में कोई और चीज़ नहीं आएगा। दुनिया में बाकी चीज़ें आपकी सहायक हो सकती हैं, लेकिन मुख्य जो साथी डोर है वो आपके जीवन के हाथ में है। तो आप कितना आगे पहुंचते हैं जीवन में, ये निर्भर करेगा कि आपने कितना संयम रखा अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ को आपने कितना बैलेंस रखा, कितना मैनेज करके आप उसको चले, और आपके इरादे क्या थे, आपने क्या मैनिफेस्ट किया था, यानी कि आपने क्या बनने का इरादा किया था, और उस बनने के लिए आपको जो ज़रूरी चीज़ें थी उनको अपनाने के लिए आपने कितना समय खर्च किया था। ये सब बहुत महत्वपूर्ण और बहुत मायने रखता है, क्योंकि एक समय बीत जाने के बाद में ही हम लोगों को चिंताएं होती हैं कि काश मैं ये कर लेता। लेकिन आप समय पर रहते हुए जब चीज़ों को करेंगे तो आपके पास और करने के लिए भी बहुत समय बचा हुआ होगा कि हाँ मैं अभी और बहुत सारी चीज़ें कर सकता हूँ, और आप बहुत आगे बढ़ेंगे। और आप बहुत आगे बढ़े भी जो जो साथी मेहनत करे। और थैंक यू
टेक केयर, पढ़ते रहिए। मिलते हैं कल सेम टाइम सेम जगह।